देखिए किशोर न्याय अधिनियम 2015 का अध्याय 9 पढ़ रहे थे। अध्याय 9 से आगे शुरू करेंगे। धारा 81। धारा 81 है बालकों का किसी प्रयोजन के लिए विक्रय और उपापयन। विक्रय वगैरह क्रय विक्रय से संबंधित है बच्चों के बालकों का, और जो व्यक्ति उसे प्राप्त करता है उससे संबंधित है, जो बच्चों को खरीदता है उससे संबंधित है। देखिए ये कहता है, इसमें सजा ही देखना है, इसमें अपने केवल पनिशमेंट देखना है। भाषा कुछ खास है नहीं। पहला कहता है ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी बालक का किसी प्रयोजन के लिए विक्रय या क्रय करता है या उसे प्राप्त करता है कठिन कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय होगा। तो कितने वर्ष से दंडनीय होगा? जो भी व्यक्ति बालकों को क्रय विक्रय करता है तो 5 वर्ष तक के कारावास से, 5 वर्ष तक के कारावास से और प्लस जुर्माने से। जुर्माना कितना हो सकेगा? हो सकेगी और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से। तो 1 लाख तक के जुर्माने से, बस इतना याद रखना है आपको, 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से। तो 1 ही लाख लिखा जुर्माना है। तो कितनी सजा से दंडित होगा जो बच्चों का क्रय विक्रय करता है? सेक्शन याद रखना है, बच्चों के क्रय विक्रय से संबंधित कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 81 है। और इसमें दंड कितना है? 5 वर्ष तक का कारावास है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। इसमें दूसरा दंड भी है। देखिए परंतु कहता है, परंतु जहां ऐसा अपराध बालक का वास्तविक भार साधक रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत किसी अस्पताल या परिचर्या गृह के या प्रसूति गृह के कर्मचारी भी हैं किया जाता है, वहां कारावास की अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी और जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी। ये क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि भैया जो वास्तविक भार साधक होते हुए बालक का वास्तविक भार साधक, इतना याद रखिए, वास्तविक भार साधक। वास्तविक भार साधक में कौन कौन आते? नीचे लिखा ही है कौन कौन आते हैं। किसी अस्पताल के कोई कर्मचारी वगैरह आते हैं, अस्पताल के कर्मचारी आते हैं, या परिचर्या गृह या प्रसूति गृह जहाँ बच्चे वगैरह पैदा होते हैं वहां के कर्मचारी वगैरह आते हैं। ये लोगों के बारे में कह रहा है कि अगर ये लोग बच्चे का क्या करते हैं? क्रय विक्रय करते हैं, तो इन्हें कितने दंड से दंडित किया जाएगा? तो अगर इस तरीके के कोई व्यक्ति हैं तो उन्हें 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की होगी हो सकेगी। तो इन लोगों को कितना दंड दिया जाएगा? 3 से लेकर 7 वर्ष तक का कारावास, यानी 3 वर्ष न्यूनतम है। तो 3 वर्ष से तो कम की होगी नहीं, और कितनी हो सकती है? 7 वर्ष तक के कारावास तक की सजा हो सकती है। तो ये 2 सजाएं आपको इसमें याद रखनी है 81 में, कि अगर ऐसा व्यक्ति है जो वास्तविक भार साधक है और अगर उसके द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उसे 3 वर्ष से कम की नहीं होगी, जो कितनी हो सकती है? 7 वर्ष तक की हो सकती है। ऐसे दंड से उसको दंडित किया जाएगा। ये तो केवल पनिशमेंट याद रखना है। इसके बाद आती है धारा 82। धारा 82 क्या कहती है? देखिए धारा 82 कहती है शारीरिक दंड। कैसा दंड है? शारीरिक दंड। चलिए डबल हो गया। शारीरिक दंड। शारीरिक दंड के बारे में कहता है, इसमें पहला क्लॉज देखिए क्या कहता है। पहला क्लॉज कहता है कि किसी बालक देखरेख संस्था का भार साधक या उसमें नियोजित कोई व्यक्ति जो किसी बालक को अनुशासनबद्ध करने के उद्देश्य से जानबूझकर किसी बालक को शारीरिक दंड देगा, वह प्रथम दोषसिद्धि पर 10,000 रुपए के जुर्माने से और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कोई भी बालक देखरेख संस्था होती है जहां पर बालकों को रखा जाता है, बालक देखरेख संस्था का कोई भार साधक व्यक्ति हो सकता है। कौन कौन हो सकता है? बालक देखरेख संस्था का, बालक देखरेख संस्था का कोई भार साधक हो सकता है, या फिर कोई अन्य कर्मचारी भी हो सकता है। ये किस उद्देश्य से बालक को पीटते? जानबूझकर उसको अनुशासन बनाए रखने के लिए जानबूझकर बच्चे को सारे दंड देते, मतलब उसकी पिटाई करते हैं कुल मिला के। तो ये कह रहा है कि ये इन व्यक्तियों को प्रथम दोषसिद्धि पर केवल जुर्माना है। प्रथम 2 प्रकार के दंड है इसमें। प्रथम दोषसिद्धि पर, प्रथम दोषसिद्धि पर तो केवल जुर्माना है, वो कितना हो सकेगा? 10,000 रुपए तक का। तो प्रथम दोषसिद्धि पे केवल जुर्माने की सजा है जो 10,000 रुपए तक की हो सकेगी। और इसके बाद पश्चातवर्ती मतलब इसके बाद जितने भी बार वो अपराध करते हैं इसी तरीके का अगर अपराध करते हैं तो उसके लिए कितनी सजा हो सकेगी? उसके लिए 3 माह
तक की सजा हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। इसमें लिखा पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। तो पश्चातवर्ती में 3 माह तक की सजा, 3 माह सजा और जुड़ जाएगी, 3 माह तक की सजा या जुर्माना या दोनों से क्या किया जाएगा, उसे दंडित किया जा सकता है। कब? जब वो दोबारा ऐसे अपराध करता है, दोबारा तिबारा जितने बार भी अपराध करता है, उसके बाद अगर पहली बार 10,000 रुपए का जुर्माना लग गया था, फिर भी नहीं मानता है, फिर भी ऐसे ही अपराध करता है, तो उसको सजा और जुड़ जाएगी। उसमें 3 माह तक की सजा, कम से कम 3 माह तक की सजा होगी और जुर्माने से 3 माह तक की हो सकेगी और जुर्माने से या फिर दोनों से, सॉरी, या जुर्माने से या फिर दोनों से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। इसमें भी आपको सजा याद रखना है। दूसरा क्लॉज देखिए इसका क्या कहता है। दूसरा क्लॉज कहता है यदि उपधारा 1 में निर्दिष्ट संस्था में नियोजित कोई व्यक्ति उस उपधारा के अधीन किसी अपराध का दोषी होता है तो ऐसा व्यक्ति सेवा से पदमुक्ति का भी दायी होगा और उसे उसके पश्चात प्रत्यक्षतः बालकों के साथ कार्य करने से विवर्जित कर दिया जाएगा। तो ये तीसरी एक तरीके से सजा ही है, एक तरीके से कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का अपराध, पहला वाला जो अपराध अगर करता है तो ऐसे व्यक्ति को उसके पद से भी हटाया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? उसके पद से हटा सकते हैं, हटा सकते हैं। ये भी याद रखना है आपको। अगर वो ऊपर तरीके का, इस तरीके का अपराध करता है तो उसको उसके पद से भी हटाया जा सकता है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है, सजा भी दी जा सकती है या पद से भी हटाया जा सकता है। तो ये तीनों चीजें इसमें आती हैं कि भाई क्या क्या किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक दंड देता है तो जुर्माना भी लगा सकते हैं, अगर दूसरी बार करता तो सजा भी दे सकते हैं कारावास की, और अगर फिर भी नहीं मानता तो उसको उसके पद से भी हटाया जा सकता है। तो ये तीनों चीजें उसके खिलाफ की जा सकती हैं, तीनों एक्शन उसके खिलाफ लिए जा सकते हैं। तीसरा कह रहा है ऐसे मामले में जहां उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी संस्था में किसी शारीरिक दंड की रिपोर्ट की जाती है और ऐसी संस्था का प्रबंधन तंत्र किसी जांच में सहयोग नहीं करता है, यह समिति या बोर्ड या न्यायालय या राज्य सरकार के आदेशों का अनुपालन नहीं करता है, वहां ऐसी संस्था के प्रबंधन तंत्र का भारसाधक व्यक्ति ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी और वह जुर्माने से भी जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। ये कह रहा है कि भैया कोई इनकी ये वाली शिकायतें, ऊपर जो शिकायतें हैं की जाती, कहाँ की जाती हैं ये शिकायतें? किसी भी संस्था में, किसी भी संस्था के किसी शारीरिक दंड की रिपोर्ट की जाती, संस्था में, किसी भी संस्था की बात कह रहा है, जो भी संस्था हो जहाँ शिकायत की जाती, तो किसी भी संस्था में ये शारीरिक दंड की शिकायत की जाती। क्या की जाती? शिकायत। अगर इसकी शिकायत की जाती, कंप्लेन की जाती कि भाई बच्चों को मारा पीटा जा रहा है, आप उस पर एक्शन लो, तो इसका जो भारसाधक व्यक्ति होता है, प्रबंध तंत्र का कोई भी भारसाधक व्यक्ति होता है, जो इसका हेड होता है, इसकी सीधी सीधी बात, जो इसका हेड होता है वो उस पर कोई एक्शन नहीं लेता, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। क्या नहीं करता जी? कार्रवाई नहीं करता, कार्रवाई नहीं करता है, बस इतना याद रखना है, कार्रवाई नहीं करता है। या जो सरकार ने जो नियम बनाए, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो या कोई बोर्ड हो, तो उनके द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनका ये पालन नहीं करता है, तो इसको भी दंडनीय बनाया गया है। तो ये कहता है अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति अपराध करता है तो ये इसको भी अपराध माना गया है। तो ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा? 3 वर्ष से कम की नहीं होगी। तो ऐसे व्यक्ति को 3 वर्ष से कम की नहीं होगी सजा, कम की नहीं होगी, मतलब न्यूनतम ही दंड इसमें 3 वर्ष से नहीं होगी। और जुर्माने से भी क्या किया जा सकता है? उसे दंडित किया जा सकता है। जुर्माना कितना हो सकता है? 1 लाख रुपए तक का, और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। यानी कि इसमें 4 तरीके की सजाएं आ गई। पहला आपका ये हो गया 10,000 रुपए जुर्माना, दूसरा आपका ये हो गया 3 माह वाली सजा और जुर्माना, चौथा सजा आप इसको मान लीजिए, सॉरी तीसरी सजा इसको मान लीजिए पद से हटाने वाली, ये भी एक तरीके की सजा है, और चौथा ये हो गया। तो इस तरीके की सजाएं इसमें 82 में है, ये आपको याद रखना है। पहला तो जुर्माना है 10,000 रुपए का, दूसरा 3 माह से तक का कारावास है और या जुर्माना है, और तीसरा इसमें पद से हटाना,
और चौथा इसमें 3 वर्ष तक की इसके लिए सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। किसके लिए? जो संस्था का कोई प्रबंधक वगैरह होता उसके लिए, अगर वो कार्रवाई नहीं करता है, अगर उनसे कंप्लेन की जाती है वो कार्रवाई नहीं करता है तो उसे 3 वर्ष तक के कारावास से, तीन न्यूनतम है 3 वर्ष, 3 वर्ष से कम नहीं होगी, और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से या दोनों से क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। अब 83 भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये भी याद रखना है। धारा 83 ये कहता है उग्रवादी, उग्रवादी मतलब ऐसे समूह जो हिंसा आदि करते हैं, वैसे उस तरीके के समूह उग्रवादी। तो ये कैसे संगठन है? उग्रवादी जो हिंसा में लिप्त रहते हैं, जो हिंसा का कार्य करते हैं, तो इस तरीके के कोई संगठन है जो उग्रवादी समूह में आते हैं। उग्रवादी समूह या अन्य वयस्कों द्वारा बालकों का उपयोग, तो या तो उग्रवादी है या अन्य कोई वयस्क हो सकते हैं, तो उस तरीके के समूह द्वारा बालकों का अगर इस्तेमाल किया जाता है तो 83 के तहत क्या है? दंडनीय बनाया गया है। ये देखिए क्या कहता है इसका पहला क्लॉज। इसका पहला क्लॉज कहता है कि कोई गैर राज्यिक स्वयंभू उग्रवादी समूह, मतलब गैर राज्यिक मतलब जो अपने आप में ही संगठन बना लेते हैं, इनको कोई मान्यता वगैरह नहीं होती, जो अपने आप में बना लेते हैं, क्योंकि उग्रवादी संगठनों को थोड़ी ना सरकार मान्यता देती, तो अपने आप को घोषित संगठन कहते हैं, ये वो वाले लोग हैं। तो इसमें लिखा है कोई गैर राज्यिक स्वयंभू उग्रवादी समूह या दल जिसकी केंद्र सरकार द्वारा उस रूप में पहचान की गई है। तो इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि स्वयंभू मतलब अपने आप में ही इन्हें संगठन बना लिया है और अपने आप में ये अपने आप को संगठन कहते हैं, और ना ही केंद्र सरकार ने क्या लिखा है, केंद्र सरकार द्वारा इनकी पहचान भी की गई कि भैया ये उग्रवादी संगठनों की श्रेणी में आते हैं, उपद्रव फैलाते हैं, इस तरीके के अगर कोई संगठन है। यदि किसी प्रयोजनों के लिए किसी बालक की भर्ती करता है या उसका उपयोग करता है तो वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय होगा। तो ये कह रहा है कि अगर इस तरीके के स्वयं कोई संगठन है जो अपने आप को संगठन बना लिया है जिन्होंने, और ये अगर किसी बालकों की भर्ती करते हैं, मतलब किस लिए करते हैं? अपने संगठन में शामिल करने के लिए करते हैं, और चूंकि उनका उद्देश्य है उग्रवाद फैलाना, तो इस तरीके के अगर कोई संगठन है तो इनके लिए दंड की व्यवस्था करी गई है। तो ये कह रहा है कितना दंड दिया जाएगा इन्हें? इन्हें यही कह रहा है कि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, 7 वर्ष तक के कारावास से, चूंकि उग्रवादी है इसीलिए दंड थोड़ा ज्यादा है, तो 7 वर्ष तक के इनको कारावास से दंडित किया जा सकता है, और जुर्माना भी ज्यादा है, प्लस 5 लाख रुपए तक के जुर्माने से क्या किया जा सकता है? इनको दंडित किया जा सकता है। तो क्योंकि याद रखना कि 7 वर्ष तक, चूंकि उग्रवादी संगठन है इसीलिए थोड़ी ज्यादा सजा है, तो 7 वर्ष तक का इन्हें कारावास हो सकता है, और 5 लाख रुपए तक का क्या दिया जा सकता है? इनसे जुर्माना लिया जा सकता है, यानी वसूला जा सकता है। तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 7 वर्ष तक की सजा से इनको दंडित किया जा सकता है। दूसरा देखिए इसमें क्या कहता है। दूसरा कहता है कोई वयस्क या कोई वयस्क समूह बालकों का व्यष्टिक रूप से या किसी गैंग के रूप में अवैध कार्यकलापों के लिए उपयोग करता है, वह ऐसे अवधि के कठोर कारावास का, जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दायी होगा, और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी दायी होगा। यहाँ भी अलग अलग सजा दे रखी है, लेकिन दोनों में एक ही सजा है, मतलब अलग अलग तरीके से दे रखी है। ये कह रहा है वयस्क या वयस्क समूह, वयस्क या समूह, इन्हीं का वयस्क का समूह। ये गैंग टाइप के लोग होते हैं ना, जो वयस्क लोगों के गैंग होते हैं, गुंडे मवाली कह लीजिए, इस तरीके के लोग होते हैं जो बालकों को समूह में शामिल करते हैं या उनका उपयोग करते हैं किसी भी तरीके से, गैंग में अपना गैंग बना रखा है, लोकल के लोग होते हैं ना, उनकी बात कह रहा है कि अगर ये लोग अगर बालकों को शामिल करते हैं, है ना, तो इनको कितने दंड से दंडित किया जाएगा? ये कहता है तो जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दायी होगी, और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने की भी, तो सेम सजा इनको भी है। तो इनको भी 7 वर्ष तक के कठोर कारावास से प्लस 5 लाख रुपए तक के जुर्माने से क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। तो सेम सजा इसमें, तो इसी की सजा में कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो वयस्कों का समूह, चाहे वो कोई उग्रवादी संगठन हो, सजा सेम है। सजा के 7 वर्ष तक के कठोर कारावास से और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने से क्या किया जाएगा? इनको दंडित किया जाएगा। ठीक है ना? तो बस केवल सेक्शन याद रखना है इसमें, ये उग्रवादी संगठन और वयस्क समूह के द्वारा अगर बालकों का इस्तेमाल किया जाता है या अपने ग्रोह में शामिल किया जाता है तो उसके लिए दंड दिया गया है। दंड कितना? 7 वर्ष तक का कठोर कारावास और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। इसके बाद आता है आपका 84। 84 कहता है बालक का व्यपहरण और अपहरण। ये व्यपहरण और अपहरण से संबंधित है, व्यपहरण और अपहरण।
अब आप कहोगे साहब अपहरण हो रहा है बालकों का, कैसे बालकों का अपहरण होता है? आपने पढ़ा ना, अपहरण तो किसी भी आयु के व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन व्यपहरण के लिए एज है ना। तो दोनों, इसीलिए दोनों चीजें आई हैं ये अपन आईपीसी में पढ़ेंगे डिटेल में। तो अपहरण तो किसी भी उम्र के व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन व्यपहरण के लिए एज लिमिट निश्चित है। ठीक है, अब 84 देखिए क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो बालक है उनका व्यपहरण या अपहरण करता है तो उसको कितने दंड से दंडित किया जाएगा। ये कहता है इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 359 से धारा 369 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित किसी ऐसे बालक या अवयस्क को लागू होंगे जो 18 वर्ष से कम का है, और तदनुसार सभी उपबंधों का अर्थान्वयन किया जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ तो कुछ नहीं कहा उन्होंने, यहाँ तो ये कह दिया कि जो आईपीसी के प्रोविजन है व्यपहरण और अपहरण से संबंधित, वो यहाँ भी लागू होंगे। कैसे व्यक्तियों के बारे में? जो 18 वर्ष से कम आयु का, बस इतना याद रखना, 18 वर्ष से कम आयु का। इसके परिवर्तन के साथ मतलब यहाँ 18 वर्ष की कह दिया कि जो 18 वर्ष से कम आयु का है उनके सभी के मामले में जो है बालकों के व्यपहरण और अपहरण के संबंध में आईपीसी के प्रोविजन ही लागू होंगे, यथावत लागू होंगे। तदनुसार सभी उपबंधों का अर्थवन किया जाएगा। तो कुछ याद नहीं रखना, तो 359 और से 369 जो आईपीसी है, 359 से लेके 300 ही है, 369 तक के जो प्रोविजन है आईपीसी के, वो यहाँ भी लागू होते हैं। कौन से मामलों में? व्यपहरण और अपहरण के मामले में। कुछ याद नहीं रखना, बस सेक्शन याद रखना है। और इतना याद रखना है कि आईपीसी के प्रोविजन ही यहाँ लागू होंगे। कैसे बालकों के मामले में? जे एज याद रखना है, जिनकी एज 18 वर्ष से कम आयु की है। ऐसे मामलों में व्यपहरण और अपहरण के जो अपराध हैं वो आईपीसी की जो आईपीसी में जो दिए गए हैं उसी अनुसार यहाँ भी लागू होंगे। अब देखिए 85 क्या कहता है, सेक्शन 85 धारा 85 देखिए क्या कहता है, निःशक्त बालकों पर किए गए अपराध। ये निःशक्त मतलब असहाय बालक हैं, निःशक्त बालक। तो निःशक्त बालक का मतलब क्या है? ऐसे बालक जो असहाय है, किसी शारीरिक अयोग्यता से ग्रसित है, ऐसे बालकों पर अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके लिए दंड। इसमें कहता है जो कोई इस अध्याय में निर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध को किसी बालक पर, जिसे किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा इस प्रकार निःशक्त रूप से प्रमाणित किया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए उपबंधित दोहरी शास्ति का दायी होगा। ये कह रहा है कि भैया अगर कोई बालक है जिसको चिकित्सा यानी डॉक्टर ने निःशक्त घोषित किया है, डॉक्टर चेक करता है ना, उसके बाद डॉक्टर निःशक्त घोषित करता है। निःशक्तता का प्रमाण पत्र कौन देता है? डॉक्टर ही देता है। तो ये कह रहा है कि भाई ऐसा कोई, जिसे कुल मिला के मेडिकल के रूप में या डॉक्टर के द्वारा क्या किया है, निःशक्त घोषित किया गया है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे बालक पर कोई अपराध करता है तो उसे कितने दंड से दंडित किया जाएगा? ये कह रहा है दोहरे। अब आप कहोगे कि ये दोहरे दंड का क्यों आया यहाँ? दोहरा मतलब दुगना दंड से। दुगना दंड मतलब कोई भी, मान लो ये यही अपराध ऊपर का अपन पढ़ रहे हैं कि कोई शारीरिक दंड देता है, लेकिन वो बालक कैसा है? वो बालक अगर निःशक्त है तो दोहरा हो जाएगा उसके मामले में। अगर मान लीजिए इनमें से ये वाला उग्रवादी संगठन की बात अगर हम करें, अगर कोई व्यक्ति ऐसे निःशक्त बालक के खिलाफ कोई अपराध करता है तो उसका क्या हो जाएगा? उसका दुगना हो जाएगा। जहां भी जैसा भी वो अपराध करेगा उसका क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। तो यार याद रखें, उसका दुगना या दोहरे दंड से क्या किया जाएगा? उससे दंडित किया जाएगा। अगर बालक निःशक्त है उसके खिलाफ कोई अपराध किया जाता है, निःशक्त बालकों पर किए गए अपराध, अगर कोई व्यक्ति निःशक्त बालकों पर कोई अपराध करता है, इनके विरुद्ध अपराध, ये तो उदाहरण की बात कर रहा था मैं, इनके विरुद्ध कोई अपराध करता है, ऐसे अपराध जो बालकों के विरुद्ध किए जाते हैं, उनके खिलाफ कोई व्यक्ति अपराध अगर करता है इनके खिलाफ, है ना, तो उसमें क्या हो जाएगी सजा? उसमें दोगुनी हो जाएगी। उसमें कैसी सजा हो जाएगी? दुगनी सजा हो जाएगी। बस इतना याद रखना। स्पष्टीकरण लिखा, निःशक्तता का अर्थ लिखा है इसमें। तो निःशक्तता का अर्थ नहीं पूछा जाएगा। निःशक्तता पद का वही अर्थ होगा जो निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 की धारा 2 के खंड झा में उसका है। तो ये कह रहा है जो अधिनियम है इनका एक अलग से बना हुआ है, उस अधिनियम में जो अर्थ दिया गया है वही अर्थ यहाँ भी लगाया जाएगा। अब देखिए थोड़ा मिटा लें इसको, उसके बाद
अब देखिए क्या आता है। अब आता है धारा 86 अपराधों का वर्गीकरण और अभिहित न्यायालय। 86 है वर्गीकरण। 86 में क्या है, वर्गीकरण दिया गया है। सेक्शन 86 में क्या दिया गया है, वर्गीकरण दिया गया है। इसमें देखिए पहला क्लॉज क्या कहता है। पहला क्लॉज कहता है कि जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, वहां ऐसा अपराध संज्ञेय, अजमानती और बालक न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। तो ये बांट दिया गया है अपराधों को, वर्गीकरण कर दिया गया है कि भाई ये कौन से अपराध को कैसे किया जाएगा, मतलब कैसा उसका विचारण किया जाएगा, किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा। तो ये कह रहा है कि जहां कोई अपराध कैसा है, 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय। तो ये कह रहा है 7 वर्ष से अधिक। तो 7 वर्ष से अधिक अगर कारावास से दंडनीय कोई अपराध है, दंडनीय अपराध है, तो वहां ऐसा अपराध क्या माना जाएगा, संज्ञेय और अजमानती। कैसा माना जाएगा ये याद रखना है आपको, संज्ञेय और अजमानती है। इस पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अगर 7 वर्ष से अधिक का अपराध है तो उसे संज्ञेय और जमानती माना जाएगा। और किस न्यायालय द्वारा उसका विचारण होगा, बालक न्यायालय द्वारा। ये भी याद रखना है, 3 चीजें याद रखना है आपको, बालक न्यायालय। तो अगर ऐसा कोई अपराध है जो संज्ञेय मतलब 7 वर्ष से अधिक अवधि का है, तो उसका विचारण वो कैसा माना जाएगा, संज्ञेय और जमानती माना जाएगा। दूसरा, बालक न्यायालय द्वारा उसका क्या किया जाएगा, विचारण किया जाएगा। तो ये 2 पॉइंट इसमें याद रखना है, कौन से अपराध हैं जो 7 वर्ष से अधिक है। दूसरा कहता है इसी में, दूसरा देखिए क्या कहता है। दूसरा कहता है जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय है जो 3 वर्ष और उससे अधिक किंतु 7 वर्ष से कम है, वहां ऐसा अपराध संज्ञेय, अजमानती होगा और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। तो ये कह रहा है कि अगर ऐसा, यहाँ पे 7 वर्ष था, यहाँ क्या कह रहा है, 3 वर्ष से अधिक है। 3 वर्ष से अधिक है लेकिन 7 वर्ष से कम है, लेकिन 7 से कम। तो ये तो आप जानते ही, 3 7 के ऊपर आ गया तो 7 से ज्यादा तो होगा ही नहीं। तो 3 वर्ष से अधिक है लेकिन 7 वर्ष से कम अगर अवधि का कोई अपराध है, तो ऐसा अपराध कैसा माना जाएगा, ऐसा अपराध भी संज्ञेय और अजमानती होगा। कैसा होगा, संज्ञेय और अजमानती है। संज्ञेय और अजमानती होगा, लेकिन मजिस्ट्रेट यहाँ बदल जाएगा, न्यायालय यहाँ बदल जाएगा, अजमानती होगा और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। कौन सा मजिस्ट्रेट इसका विचारण करेगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, ठीक। तो ये याद रखना है आपको इसमें। संज्ञेय और अजमानती तो है, 3 वर्ष से ऊपर के जितने भी अपराध हैं वो संज्ञेय और अजमानती हैं, ये याद रखेंगे आप, पहला। दूसरा, अगर 7 वर्ष से अधिक के मामले हैं तो वहां तो बालक न्यायालय या बाल न्यायालय जिसे कहते हैं उसके द्वारा विचारण होगा। और अगर 3 वर्ष से ऊपर है और 7 वर्ष से कम है, या मान लो 7 वर्ष से कम है, तो ऐसे अपराधों का विचारण किसके द्वारा होगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। तीसरा और कैटेगरी है जो 3 वर्ष से कम के मामलों में होगा। देखिए तीसरा क्या कहता है, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध 3 वर्ष से कम अवधि के कारावास से या केवल जुर्माने से दंडनीय है, वहां ऐसा अपराध असंज्ञेय, अजमानती, जमानतीय और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। तो कह रहा है कि अब तीसरा अपराध कौन सा है जो 3 वर्ष से कम अवधि का कारावास है, 3 वर्ष से कम अवधि के कारावास से या फिर जुर्माने से ही दंडनीय है, या केवल, जहां केवल क्या है, जुर्माना ही है। तो ऐसा कोई अगर अपराध है तो ऐसा अपराध कैसा माना जाएगा, असंज्ञेय। यहाँ संज्ञेय था, यहाँ क्या हो जाएगा, असंज्ञेय हो जाएगा। असंज्ञेय और कैसा, यहाँ अजमानती था, यहाँ को क्या हो जाएगा, जमानती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है बस तीसरे 3 वर्ष से कम वाले मामलों में। तो अपराध, ऐसा अपराध कैसा हो जाएगा, असंज्ञेय और जमानती है। जमानती माना जाएगा और किसके द्वारा विचारण किया जाएगा, किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा। तो किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा, किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा क्या किया जा सकता है, उसका विचारण किया जा सकता है। तो ये याद रखने वाली चीजें तीनों इंपॉर्टेंट हैं। ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, वर्गीकरण जो बटा है, इनमें से ये तीनों क्लॉज इंपॉर्टेंट है। पहला क्लॉज 7 वर्ष से अधिक वाला है, दूसरा क्लॉज जो है 3 वर्ष से अधिक है और 7 वर्ष से कम है, और तीसरा 3 वर्ष से कम है। तो पहले और दूसरे जो अपराध है, दोनों की दोनों जो अपराध है संज्ञेय और जमानती होते हैं,
पहला जो अपराध है वो बालक न्यायालय द्वारा विचारणीय होता है, दूसरा जो अपराध है वो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होता है। तीसरा जो अपराध है, तीसरा जो 3 वर्ष से कम के मामलों में लागू होता है, और ये अपराध कैसे हैं, असंज्ञेय और जमानती हैं, और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा क्या हो सकता है, इनका विचारण हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से याद रखना है। अब देखिए 87 है दुष्प्रेरणा। 87 सेक्शन 87 ये क्या है, दुष्प्रेरणा। देखिए ये दुष्प्रेरण क्या कहता है, ये भी सेक्शन याद रखना है आपको, है ना, सेक्शन इसका भी याद रखना है। ये क्या कहता है, देखिए ये कहता है जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, यदि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दुष्प्रेरित कृत्य कर दिया जाता है, वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा। तो ये क्या कह रहा है भाई कि भैया अगर कोई व्यक्ति दुष्प्रेरित करता है, दुष्प्रेरण करता है मतलब उकसाता है किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए, अगर ऐसा अपराध कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा। तो बस कुछ नहीं लिखना, उपबंधित लिखा है, उपबंधित दंड से, मतलब जितना दंड उस जिसका इसने दुष्प्रेरण किया, जिस चीज का इसने दुष्प्रेरण किया है वो अपराध की ही सजा इसको दी जाएगी। जिस अपराध का इसने दुष्प्रेरण किया है और उस अपराध में जो भी सजा है, जिसका भी इसने दुष्प्रेरण किया है, तो वही सजा इस व्यक्ति को दी जाएगी। मान लो ऊपर जो अपन ने पढ़ा था, कोई ऐसा अपराध है जिसमें 7 वर्ष तक की सजा होती है, उसका इसने दुष्प्रेरण किया है तो इसे कितनी सजा होगी, इसे 7 साल की ही सजा होगी। मान लो किसी कोई अपराध है जिसमें 3 साल की सजा होती है, उसका दुष्प्रेरण किया है इसने तो उसको 3 साल की ही सजा, इस जिसने दुष्प्रेरण किया उसको 3 साल की ही सजा होगी। अगर कोई 4 साल का अपराध किया जिसमें 4 साल होती है तो उसको 4 साल की सजा होगी। मतलब जैसा अपराध किया है जैसे अपराध का दुष्प्रेरण किया है वैसे अपराध की जो सजा उसमें है वही सजा से इस व्यक्ति को भी क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। इसीलिए लिखा है उपबंधित दंड से। उपबंधित दंड का मतलब जो दिया हुआ है। फिर इसमें स्पष्टीकरण लिखा है कि भाई दुष्प्रेरण का क्या लिखा है, दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया कोई कृत्य या अपराध तब माना जाएगा जब वह उस उकसाने के परिणाम स्वरूप षड्यंत्र के अनुसरण में या सहायता से जिसके दुष्प्रेरण गठित होता है किया जाता है। तो ये तो आप जानते हैं कि दुष्प्रेरण 3 प्रकार से होता है, उसमें तीनों प्रकार लिखा है, सहायता द्वारा, षड्यंत्र द्वारा या फिर उकसाकर। इन तीनों में से किसी भी तरीके से अगर कोई व्यक्ति दुष्प्रेरण करता है तो उस दुष्प्रेरण की अपराध की परिभाषा में आएगा। अब देखिए वैकल्पिक दंड, सेक्शन 88 कहता है वैकल्पिक दंड। वैकल्पिक दंड देखिए ये कहता है, वैकल्पिक मतलब जहां कोई कार्य या लोग कोई ऐसा अपराध घटित करता है जो इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन भी दंडनीय है, वहां ऐसी किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी ऐसी विधि के अधीन ऐसे दंड का भागी होगा जो ऐसे दंड का उपबंध करता है जो मात्रा से अधिक है। तो भाई ये कह रहा है कि भाई कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई अपराध अगर किया है किसी व्यक्ति ने, वो इस विधि में भी दंडनीय है और किसी अन्य विधि के अधीन भी कोई अपराध है, तो ये कह रहा है कि भाई कौन से अपराध थे, तो फिर उसको कौन से अपराध से दंडित किया जाएगा। ये कह रहा है अधीन ऐसे दंड का भागी होगा जो ऐसे दंड का उपबंध करता है जो मात्रा में अधिक है। तो ये कह रहा है अधिक मात्रा वाले दंड से, जहां भी अधिक दंड होगा अधिक दंड से, बस इतना याद रखें अधिक। मान लो 2 विधियां हैं, इसमें कोई व्यक्ति ऐसा कोई अपराध है जो इसके अधीन भी अपराध है, और मान लीजिए किसी आईपीसी में आ रहा है तो उसके अधीन भी दंडनीय अपराध है, तो फिर दोनों विधियों में ये देखा जाएगा, मतलब एक अपराध एक ही है लेकिन दोनों जगह उसको दंडित बनाया गया है। तो ये देखा जाएगा कि भैया कौन से जो एक्ट है उसमें ज्यादा सजा है, जिस एक्ट में भी ज्यादा सजा होगी उसी सजा से क्या किया जाएगा, इस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। तो अधिक दंड से उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा, ये कह रहा है। अब देखिए 89 सेक्शन 89, तो अधिक दंड से दंडित कब होगा, जब 2 विधियों में दंड दिया गया है, तो जिस विधि में भी अधिक दंड दिया गया होगा उस विधि से उस व्यक्ति बालक को क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। अब कहता है इस अध्याय के अधीन बालक द्वारा किया गया अपराध, ये बालक द्वारा किए गए कैसे अपराध है, बालक द्वारा, ये बालक स्वयं ही कर रहा है अपराध, वहां बालक के विरुद्ध हो रहे थे, अब यहाँ बालक ही कर रहा है। ये कह रहा है कोई बालक जो इस अध्याय के अधीन कोई अपराध करता है वह इस अधिनियम के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाला बालक माना जाएगा। बस इसमें इतना लिखा है कि अगर कोई बालक
इस अध्याय के संबंध में कोई अपराध करता है तो वो उस बालक को क्या माना जाएगा? विधि का उल्लंघन करने वाला बालक। विधि का उल्लंघन करने वाला बालक। यहाँ उसे अपराधी ना बोल के क्या बोलते हैं? विधि का उल्लंघन करने वाला बालक बोला जाएगा। तो ये जो था आपका अध्याय 9 था। इसके बाद जो है लास्ट अध्याय है आपका प्रकीर्ण, जिसमें जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो अपन पढ़ेंगे कि क्या क्या बचा रह जाता है। जो बचा रह जाता है वो प्रकीर्ण में आ जाता है। तो जो भी बचे कुछ सेक्शन है वो प्रकीर्ण लास्ट में रहते हैं, तो उसी में अपन देखेंगे क्या क्या रह गया है। मैन रूप से यहीं तक था। उसके बाद जो कुछ थोड़ा बहुत बचता है, नियम वियम बनाने की शक्ति, छोटी मोटी चीजें रह जाती हैं तो लास्ट में डाल दी जाती हैं। अब ये प्रकीर्ण है आपका अध्याय 10। अध्याय 10 है प्रकीर्ण जी, अपन पढ़ेंगे। देखिए ये है, इसमें सेक्शन 90 है। पहला तो सेक्शन क्या कहता है? ये कहता है कि बालक के माता पिता या संरक्षक की हाजिरी। किसकी हाजिरी है? माता पिता, माता पिता हो सकते हैं या किसी का संरक्षक हो सकता है, की हाजिरी से संबंधित है। उपस्थिति, हाजिरी मतलब उपस्थिति से संबंधित है। किसकी उपस्थिति? उसके माता पिता और बाल, या फिर कोई संरक्षक है तो उसके संरक्षक की उपस्थिति से संबंधित है। इसमें लिखा यथास्थिति समिति या बोर्ड जिसके समक्ष बालक इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन लाया जाता है, जब भी वह ऐसा करना ठीक समझे, बालक का वास्तविक वारसाधक रखने वाले माता पिता या संरक्षक से अपेक्षा कर सकेगा कि वह बालक के बारे में किसी कार्रवाई में उपस्थित हो। तो सीधी सीधी बात कह रहा है कि उपस्थिति की जब भी आवश्यकता हो सकती है किसी को भी, जो समिति, किन किन के समक्ष? समिति या फिर बोर्ड। जब भी वो किसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे होते हैं, मतलब बालक के संबंध में कोई मामला चल रहा है, तो अगर उनको उनका लगता है कि जो भी उनके वास्तविक वारसाधक माता पिता हैं या कोई संरक्षक है जिनकी उपस्थिति आवश्यक है, किसी मामले में ऐसा होता है ना कि माता पिता की उपस्थिति जरूरी समझते हैं, तो ऐसी उपस्थिति अगर उन्हें आवश्यक लगती है तो वो क्या कर सकते हैं? उन बालकों को, सॉरी, उन माता पिता को या संरक्षक को कह सकते हैं कि आप बोर्ड के समक्ष या समिति के समक्ष उपस्थित हो, यानी अपनी हाजिरी उपस्थित कराएं। तो जब भी आवश्यकता होगी उनके माता पिता और संरक्षक को आदेश पारित कर सकते हैं कि आप जो बोर्ड है या समिति है उसके समक्ष उपस्थित रहे। ठीक है, तो कोई खास नहीं है, केवल उपस्थिति है। किसकी उपस्थिति? माता पिता की। तो इसमें कुछ याद नहीं लिखना, केवल इतना। कौन के समक्ष? ये तो आप जानते हैं, बोर्ड होगा या समिति होगा। अब देखिए 91 क्या कहता है। 91 कहता है बालक को हाजिरी से अभिमुक्ति प्रदान करना। जैसे एक्शन याद रखना है, अभिमुक्ति है, अभिमुक्ति। किसकी अभिमुक्ति है? बालक की। काय से संबंधित है? हाजिरी से, है ना। हाजिरी से अभिमुक्ति है किसकी? बालक की। और अभिमुक्ति मतलब कार्रवाई जब होती है तो स्वयं उपस्थित होना हो बालक, उसकी बात है कि भैया कोई नहीं उपस्थित होना चाहता तो उसको मुक्ति दी जा सकती है, या कोई परिस्थिति ऐसी कि बालक नहीं हो पाता उपस्थित तो उसको मुक्ति दी जा सकती है हाजिरी में, प्रोसीडिंग जो चलती है उसमें। अब देखिए ये क्या कहता है। पहला कहता है इसका, इसमें पहला क्लॉज है। पहला क्लॉज कहता है कि यदि जांच के अनुक्रम में किसी प्रक्रम पर समिति या बोर्ड का समाधान हो जाता है कि बालक की हाजिरी जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक नहीं है, तो यथास्थिति समिति या बोर्ड बालक को हाजिरी से अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगा और उसकी हाजिरी को कथन अभिलिखित करने के प्रयोजन तक समिति और तत्पश्चात संबंधित बालक की अनुपस्थिति में भी जांच तब तक जारी रहेगी सिवाय जब तक कि समिति या बोर्ड द्वारा अन्यथा निर्देश आदेश न किया जाए। तो ये कह रहा है कि जांच के प्रक्रम पर जब जांच चल रही है बालक के बारे में तो समिति या बोर्ड, दोनों ही बातें हैं। कौन कौन? समिति या फिर बोर्ड को ऐसा लगता है कि भाई जांच की कार्रवाई में बालक की आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी उपस्थिति की कोई जरूरत नहीं है, तो वो उसको अभिमुक्ति प्रदान कर सकते हैं। और जब अभिमुक्ति प्रदान कर दी गई तो जांच जैसी की तैसी चलती रहेगी जब तक कि समिति को ऐसा नहीं लगता कि बालक की उपस्थिति आवश्यक है। तब तक बगैर बालक के, अगर उन्हें लगता है कि बालक की कोई जांच में आवश्यकता नहीं है तो वो उसको अभिमुक्ति प्रदान कर सकती है, और जो जांच की प्रक्रिया है जैसे कि तैसे चलेगी जब तक कि जो समिति या बोर्ड है उसको ऐसा नहीं लगता कि बालक की उपस्थिति आवश्यक है। कुछ नहीं याद रखना, केवल इतना याद रखना है कि अभिमुक्ति प्रदान की जा सकती जब भी समिति को लगता है कि इनकी जांच में कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा देखिए क्या कहता है,
दूसरा कहता है जहां बोर्ड या समिति के समक्ष बालक की हाजिरी अपेक्षित है वहां ऐसे बालक स्वयं और बालक के साथ एक अनुरक्षक यथास्थिति बोर्ड या समिति या जिला बालक संरक्षक एकक और वास्तविक उपगत व्ययों के अनुसार यात्रा क्षतिपूर्ति का हकदार होगा। अब ये तो कह दिया कि भाई पहला क्लॉज में तो ये कह दिया कि अभी मुक्ति दे दी जाएगी, कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन ये कह रहा है कि बालक की हाजिरी आवश्यक है। क्या है? हाजिरी आवश्यक है। कुछ मामले ऐसे होते हैं कि जब बालक को सुना जाना है, बालक की हाजिरी आवश्यक है। तो ये कह रहा है कि बालक के साथ एक अनुरक्षक, तो बालक तो उपस्थित होगा, अकेला नहीं आएगा, उसके साथ एक कौन आ सकता है? बालक आएगा। पहले तो याद रखें कि बालक आएगा प्लस उसके साथ कौन आएगा? एक अनुरक्षक। अनुरक्षक मतलब उसका एक कोई उसका सहयोगी आएगा जो उसके बालक की देखरेख करता है, जो बालक को जो कहते हैं ना सहयोगी, जो हेल्पर कह लो, हेल्पर। तो एक इसका हेल्पर भी आएगा उसके साथ, बालक के साथ। तो एक हेल्पर भी आएगा उसका उसके साथ, और जो कह रहा है कि बालक स्वयं और बालक के साथ एक अनुरक्षक यथास्थिति बोर्ड या समिति या जिला बालक संरक्षक एकक द्वारा वास्तविक उपगत व्ययों के अनुसार यात्रा क्षतिपूर्ति का हकदार होगा। तो ये कह रहा है कि जब बालक आएगा तो उसे यात्रा भत्ता वगैरह जो दिया जाता है, यात्रा का यात्रा भत्ता मान लो आप, आने जाने का खर्चा मान लो, आने जाने का खर्चा या कह लीजिए क्षतिपूर्ति, वो क्या दिलाई जाएगी? इस बालक को दिलाई जाएगी। जो भी खर्चा होता आएगा वो रहेगा, आएगा तो जो भी खाना वाना खाएगा होटल वोटल में जहाँ भी वो रुकेगा या रुकने की व्यवस्था, तो जो जो उसका जो खर्चा होगा उसकी भी पूर्ति की जाएगी, जैसी भी स्थिति समिति करेगी या फिर जो भी संगठन है। इसका इसमें लिखा है कौन सा सेक्शन है? 91। उसकी जो हाजिरी है बोर्ड या समिति या जिला बालक संरक्षक एकक द्वारा वास्तविक उपगत जो भी व्यय होते हैं, कुल मिला के व्यय खर्चे, है ना, तो इसको दिलाए जाएंगे, तो खर्चे दिलाए जाएंगे। तो पहला तो कह रहा है हाजिरी से मुक्ति हो जाएगी, दूसरा कह रहा है कि अगर आवश्यक है तो खर्चे दिलाए जाएंगे, बालक के क्या दिलाए जाएंगे? खर्चे दिलाए जाएंगे। ये भी कॉमन बात है, खर्चे सामान्यतः दिलाई जाते हैं। 92 देखिए, 92 कहता है ऐसे बालक का स्थानांतरण जो मानसिक रूप से बीमार है या अल्कोहल या अन्य औषधि का आदी है। तो ये स्थानांतरण है। स्थानांतरण का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान बालक को भेजना। कौन कौन से बालक है? या तो मानसिक रूप से ग्रस्त है, मानसिक मानसिक कोई बीमारी हो सकती, कोई व्याधि हो सकती जिससे ये ग्रसित है। हेलो सर 92 चिकित्सा उपचार वाला है। अरे सॉरी, नीचे वाला है 92 चिकित्सा उपचार वाला, नीचे का, ठीक। 92 कौन सा सेक्शन है? किसी अनुमोदित स्थान पर दीर्घकालीन चिकित्सा उपचार वाले रोग पीड़ित बालक का स्थानन। जो चिकित्सा उपचार वाले बालक हैं, चिकित्सा उपचार, चिकित्सा उपचार का मतलब है जो बालक किसी हॉस्पिटल वगैरह में जो बालक इलाज वगैरह दे रहे हैं या कोई रोग से पीड़ित है, उन बालकों का स्थानन है। स्थानन मतलब इनका भी उस स्थान से उनको हटाना, एक स्थान से दूसरे स्थान। इसमें देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है जब किसी ऐसे बालक के बारे में जिससे समिति या बोर्ड के समक्ष लाया गया है यह पाया जाता है कि वह ऐसे रोग से पीड़ित है जिसके लिए लंबे समय तक चिकित्सकीय उपचार की अपेक्षा होगी, या उसे कोई शारीरिक या मानसिक व्याधि है जो उपचार से ठीक हो जाएगी, तब यथास्थिति समिति या बोर्ड बालक को ऐसे समय के लिए जिसे वह अपेक्षित उपचार के लिए आवश्यक समझता है किसी उपयुक्त सुविधा तंत्र के रूप में मान्यता प्राप्त किसी स्थान पर जो भेद किया जाए भेज सकेगा। तो ये एक सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई बालक है, उसका कोई इलाज चल रहा है, चाहे वो मानसिक रूप से बीमार हो या अन्य किसी रूप से बीमार हो, और जो किसके समक्ष, समिति या बोर्ड के समक्ष जब भी लाया जाता है, उस समिति या बोर्ड को लगता है कि ऐसा बालक है, इसका लंबे समय तक इलाज चलेगा, हालांकि ये इलाज से ठीक हो सकता है, तो ये कह रहा है उस बालक को कहाँ भेज दिया जाएगा? उपयुक्त सुविधा तंत्र, उपयुक्त सुविधा तंत्र। उपयुक्त सुविधा तंत्र इसलिए शब्द इस्तेमाल किया गया है कि उपयुक्त सुविधा तंत्र का मतलब जो भी स्थान उपयुक्त होगा, जो स्वाभाविक सी बात है, हॉस्पिटल होगा कोई जहाँ बच्चों को रखा जाता है, उनका इलाज किया जाता है, तो ऐसी जगह उसको क्या कर दिया जाएगा? रेफर कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा, वहां वो उसका इलाज भी चलेगा, उसके साथ साथ उसकी देखभाल भी की जाएगी। तो उपयुक्त सुविधा तंत्र का अर्थ यही है। उपयुक्त सुविधा तंत्र कोई संस्था नहीं, कोई जगह नहीं, जो भी उपयुक्त संस्था होगी, जो भी उपयुक्त सुविधा तंत्र होगा,
स्वाभाविक सी बात है, जब इलाज की बात कर रहे हैं तो कोई हॉस्पिटल ही होगा जहां बालकों को रखा जाता है, उनका इलाज किया जाता है, तो ऐसे हॉस्पिटल वगैरह में उसको रेफर कर दिया जाएगा और उसका इलाज होगा। जहां वो अगर कोई इस तरीके का बालक है जिसको कोई व्याधि वगैरह है, कोई बीमारी वगैरह है या कोई रोग आदि से जो पीड़ित है जिसका लंबे समय तक इलाज होता है, तो उसी स्थान पर इस बालक को क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। अब देखिए सेक्शन 93। 93 क्या है, स्थान, हाँ 93 स्थानांतरण है। ये कौन से बालकों का स्थानांतरण है, ये भी स्थानांतरण है। ये कौन से बालकों का स्थानांतरण, ये ऐसे बालक जो मानसिक रूप से बीमार हैं या मान लीजिए कोई शराबों के आदि वगैरह है, काय के अल्कोहल या अन्य औषधि, अल्कोहल यानी शराब, शराब के आदि हैं, या फिर क्या कह रहा है अन्य कोई पदार्थ हो, औषधि पदार्थ, अन्य कोई औषधि पदार्थ मतलब ड्रग्स वगैरह लेते हैं, औषधि, अन्य कोई औषधि पदार्थ नशेड़ी टाइप के हैं, इस तरीके की कोई बात, या तो पागल है, मानसिक रूप से विकृत है, या फिर शराब का नशा आदि के हैं, या फिर कोई एडीपीएस संबंधी पदार्थ होते हैं ना जो एल्कोहल ड्रग्स कहते हैं, जैसे उसके आदि हैं, ऐसे व्यक्तियों को अब स्वाभाविक सी बात है इनको कहाँ भेजेंगे, इनको वो सुधार संस्थाएं जो होती हैं जहाँ इलाज भी होता है और उनको रखा जाता है वहां भेजा जाएगा। ये कह रहा है देखिए 93 पहला इसका, जहां समिति या बोर्ड को यह प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अनुसरण में किसी विशेष गृह या किसी संप्रेषण गृह या किसी बाल गृह या किसी आश्रय गृह या किसी संस्था में रखा गया कोई बालक मानसिक रूप से बीमार है या अल्कोहल है या ऐसी अन्य औषधि का आदि है जिससे किसी व्यक्ति में व्यवहारात्मक परिवर्तन हो जाता है, वहां समिति या बोर्ड मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसे बालक को मनोचिकित्सा अस्पताल या मनोचिकित्सा परिचर्या गृह ले जाएगा या आदेश दे सकेगा। ये कह रहा है कौन कौन से बालक हैं, जो भी कोई बाल गृह में रहता है, कोई समिति या जब बोर्ड जांच करता है किसी संप्रेषण किसी बाल विशेष गृह में कोई बालक, ये तो आप जानते ही कहाँ कहाँ रहता है, कोई विशेष गृह में रहता है, बाल गृह में रहता है, या इसी तरीके की अन्य कोई संस्था है जहां बालक रखा गया है, और जब समिति या बोर्ड जांच करता है और उसको लगता है कि जो बालक है वो मानसिक रूप से कोई बीमार है, विकृत है और उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन आ गया है, तो कुल मिला के ये कह रहा है कि मानसिक चिकित्सा जो अधिनियम है कुल मिला के पागल खाना जो होता है, तो पागल खाने में इसको क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। जो भी पागल खाना होता है जहाँ उनका इलाज होता है ना, जिसको अपन पागल खाना नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, तो जो अस्पताल होते हैं जहाँ मनोरोग अस्पताल कह सकते हैं, जिससे मनोरोग अस्पताल होते हैं, मनोरोग अस्पताल जो होते हैं जहाँ बच्चों को रखा जाता है इनको, तो वहां पर ही इनको क्या कर दिया जाएगा, रेफर कर दिया जाएगा। अब देखिए दूसरा, इसमें दूसरा क्लॉज क्या कहता है, दूसरा क्लॉज कहता है यदि बालक को उपधारा 1 के अधीन किसी मनोचिकित्सक अस्पताल या मनोचिकित्सा परिचर्या गृह में ले जाया गया है, तो समिति या बोर्ड मनोचिकित्सा अस्पताल या मनोचिकित्सा परिचर्या गृह के छुट्टी दिए जाने के प्रमाण पत्र में दिए गए परामर्श के आधार पर ऐसे बालक को आदि व्यक्तियों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों जिसके अंतर्गत किसी स्वापक औषधि या मन प्रभावी पदार्थ भी हैं के लिए चलाए जा रहे वैसे ही केंद्रों में से किसी में भेज सकेगा, और ऐसे बालक को भेजा जाना केवल अंतः रोगी उपचार के लिए अपेक्षित अवधि के लिए होगा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब बालक को पहले यहाँ भेज दिया गया है, अगर कोई पागल टाइप का बालक था तो उसको इधर भेज दिया गया, उसके बाद ये क्या कह रहा है, जब उसकी छुट्टी हो जाती है अस्पतालों से, अगर उसकी छुट्टी हो जाती है और उसके बाद जो डॉक्टर प्रमाण पत्र देता है, क्या देता है, प्रमाण पत्र, और उसके बाद जो प्रमाण पत्र में हिदायतें दी जाती हैं उसके अनुसार रहते हुए जो भी सरकार के केंद्र बनाए जाते हैं जहाँ नशा मुक्ति केंद्र टाइप के जो होते हैं, नशा मुक्ति टाइप के जो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हैं, मान्यता प्राप्त जो संस्थाएं होती हैं, उधर बालक को भेज दिया जाएगा कुछ समय के लिए। तो इसीलिए भेजा जाएगा ताकि इसकी जो हैबिट है, जो आदत है, नशा मुक्ति केंद्र होते हैं या जो पागलों को रखने वाले अलग से कोई केंद्र है ना, कोई संस्था वगैरह है जो बना रखा है जो इस तरीके के बालकों को रखती है, तो उस संस्था वगैरह में इन बालकों को कुछ समय के लिए क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। किस लिए, सीधी सी बात है, उपचार के लिए। यहाँ क्या होता है, यहाँ उनका उपचार होता है, पहले यहाँ से छूट के आ गए, ठीक हो गए, कुछ समय इनको यहाँ रखा जाएगा, देखा जाएगा कि वाकई में इनमें कितना सुधार आया है, वास्तविकता में जो सुधार आया है या नहीं आया है, तो इसलिए इनको कुछ समय के लिए यहाँ पर भी
रख दिया जाएगा। अब देखिए इसमें स्पष्टीकरण है, कुछ आदि वगैरह का अर्थ लिखा है कि आदि का अर्थ क्या होता है। आदि व्यक्तियों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र का वही अर्थ है जो केंद्रीय सरकार, ये छोड़िए मानसिक और मनोचिकित्सा अस्पताल के फिर अर्थ इसमें दिए हैं। अब देखिए 94 सेक्शन, यहाँ 94 और देख लीजिए। 94 कहता है आयु के विषय में उपधारणा और अवधारणा। काय के बारे में? आयु, आयु के बारे में उपधारणा वाली बात कह रहा है और उसका अवधारण, या तो उपधारणा या अवधारण दोनों आते हैं, उपधारणा और अवधारण। कई बार होता है ना कि भाई आयु का भी पता लगाना होता है कि बालक किस आयु का है, 18 वर्ष का है या नहीं है, उससे कम का है या नहीं, ऐसी कई बार परिस्थितियां आ जाती हैं, तो उसके बारे में कहता है। इसमें पहला क्लॉज कहता है, देखिए पहला क्लॉज कहता है जहां बोर्ड या समिति को इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन साक्ष्य देने के प्रयोजन से भिन्न उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति उपसंजाति के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि उस व्यक्ति बालक है, तो समिति या बोर्ड बालक की यथासंभव सन्निकट आयु का कथन करते हुए ऐसे संप्रेक्षण को अभिलिखित करेगा और आयु की और अभिपुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना यथा स्थिति धारा 14 या धारा 36 के अधीन जांच करेगा। तो ये क्या कह रहा है भैया? पहला जो कह रहा है कि अगर साक्ष्य के प्रयोजन से भिन्न, पहले याद रखें कि साक्ष्य के प्रयोजन से भिन्न अन्य किसी मामले में अगर इनको करना है, जब कोई जो बालक है बोर्ड के समक्ष या कोई समिति है तो उसके समक्ष अगर लाया जाता है या उपसंजात होता है या उपस्थित होता है, तो उस व्यक्ति या बालक जो समिति या बोर्ड द्वारा बालक की यथासंभव सन्निकट आयु का कथन करते हैं, मतलब उसकी, अब ऐसा बालक है कोई एज का कोई सर्टिफिकेट वगैरह तो है नहीं, तो ये कह रहा है कि उसकी लगभग कितनी आयु होगी, ये बोर्ड निर्धारित करता है उसकी लगभग आयु। लगभग मतलब आप देख के बता सकते हैं ना कि कोई व्यक्ति लगभग, अपन देख एक एक्यूरेट नहीं बता सकते, लेकिन इतना तो अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लगभग कितने साल का बालक होगा। तो उसी तरीके से ये क्या करते हैं, ये उसी लगभग आयु का कथन करती हो संप्रेक्षण को अभिलिखित करेंगे, मतलब जो भी उनका कथन है उस कथन को क्या करेंगे, कथन को लेखबद्ध करेंगे, लेख करेंगे। उसको लेखबद्ध करने के बाद ये क्या करेंगे, धारा 14 या 36 के अधीन जांच करेंगे। इसके बाद धारा 14 और 36 जो है उसके अनुसार ये क्या की जाएगी, इसकी जांच की जाएगी। तो समिति द्वारा इसकी जांच की जाएगी और जो कथन है इनको लग रहा है कि बालक कितनी आयु का हो सकता है, लगभग वो आयु का जो निर्धारण करेंगे, मतलब पहले अपनी जो राय कहते हैं एक तरीके से राय बनाएंगे कि लगभग इतनी आयु का ये बालक देखने में लग रहा है, और उसके बाद उसकी क्या करी जाएगी, वो जो कथन है वो कथन लिखे जाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे जी, उसकी जांच करेंगे। दूसरा देखिए इसमें दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है यदि समिति या बोर्ड के पास इस संबंध में संदेह होने के युक्तियुक्त आधार है कि क्या उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बालक है या नहीं, तो यथास्थिति समिति या बोर्ड निम्नलिखित साक्ष्य भी प्राप्त करके आयु अवधारण की प्रक्रिया का जिम्मा लेगा। अब ये कह रहा है कि भैया पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी क्या कह रहा है, अभी युक्तियुक्त संदेह है, आयु के बारे में संदेह हो रहा है उनको कि भैया इसकी आयु हो सकता है ज्यादा हो, तो ऐसे बारे इसके बारे में क्या करेंगे जी, उस आयु का अवधारण करेंगे, निर्धारण करेंगे या अवधारण करेंगे, एक ही बात है। तो ये क्या करेंगे, उसकी आयु का निर्धारण करेंगे। और क्या क्या ले सकते हैं जी, उसमें क्या क्या कार्रवाई करेंगे वो नीचे दे रखा है कि भाई आयु का निर्धारण करते समय ये क्या क्या कार्रवाई करेंगे। पहला लिखा है विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाण पत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो उसके अभाव में। तो याद, अगर मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ा लिखा है तो ये कह रहा है उसका जो विद्यालय से प्राप्त जन्म प्रमाण पत्र, या तो जन्म प्रमाण पत्र है किसी बच्चे का, जन्म प्रमाण पत्र होता है ना, तो जन्म प्रमाण पत्र विद्यालय से जो प्राप्त किया जाता है वो, या वो नहीं है तो अगर उसने कोई बोर्ड की परीक्षा या मैट्रिकुलेशन, बोर्ड की कोई परीक्षा प्राप्त की है या मैट्रिकुलेशन की जो कोई परीक्षा प्राप्त की है, तो कुल मिला के उसके डॉक्यूमेंट में जो एज लिखी है उसको चेक किया जाएगा, अगर ऐसा उपलब्ध है तो। नहीं है तो फिर आगे देखिए फिर क्या किया जाएगा। निगम या नगर पालिका प्राधिकारी द्वारा या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र, ये आप जानते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र निगम वगैरह द्वारा जो दिए जाते हैं, तो जन्म प्रमाण पत्र किसके द्वारा, जो निगम वगैरह निगम द्वारा दिए जाते हैं, या पंचायत है गांव का है तो पंचायत द्वारा दिए जाते हैं, अगर वो उपलब्ध है तो। अगर वो भी नहीं है तो आगे देखिए क्या कह रहा है, उपरोक्त 1 और 2 के अभाव में आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर की गई अस्थि जांच
या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु अवधारण के आधार पर किया जाएगा। अब तीसरी परिस्थिति तो जी आप जानते ही, अस्थि जांच। अस्थि जांच, बस इतने ही याद रखिए। अस्थि जांच मतलब एक एज की निर्धारण करने के लिए एक मेडिकल पद्धति होती है। इसमें क्या होता है, आपकी हड्डियों की जांच की जाती है, आपकी जो बोन्स होती है उनकी जांच की जाती है, क्योंकि वो एज के हिसाब से बढ़ती है, या कोई नई प्रक्रिया आ गई है उसका निर्धारण करेगा। इसमें हड्डियों की लंबाई वगैरह नाप के ये पता लगाया जा सकता है कि इस व्यक्ति की आयु लगभग कितनी होगी। तो हड्डियों जो अस्थि जांच होती है मेडिकल में, उसके द्वारा। तो पहला तो ये कह रहा है प्रमाण पत्रों को देख लेंगे, पहला दोनों क्लोजों में केवल इतना याद रखें, पहला तो ये कह रहा है प्रमाण पत्रों को देख लिया जाएगा। प्रमाण पत्र में आप जानते हैं कि एज के लिए कौन कौन से प्रमाण पत्र होते हैं। या तो आपका स्कूल से कोई प्रमाण पत्र हो जिसमें आपका जन्म का उल्लेख किया गया हो, या फिर आपकी बोर्ड की कोई मार्कशीट हो सकती है जिसमें एज का उल्लेख होता है, या फिर आपका जो आप बनवाते हैं नगर पालिका, नगर निगम या फिर पंचायतों द्वारा जो आपका जो जन्म प्रमाण पत्र होता है उसके आधार पर किया जा सकता है। अगर वो सब उपलब्ध नहीं है तो फिर इसका जो है मेडिकल एक तरीके से कराया जाएगा, मेडिकल में जो अस्थि जांच कराई जाएगी, है ना। या फिर अन्य कोई नवीन तकनीक आ गई हो तो उससे क्या किया जाएगा, उसकी एज का निर्धारण किया जाएगा। सामान्य तो अभी यही होता है ना, तो आगे जो भी टेक्निक आ जाएगी, अगर आ जाती है या आ गई है तो उससे उसका क्या करा जाएगा, एज का निर्धारण किया जाएगा। तो ये याद रखें कि अस्थि जांच में बोन्स का जो होता है निर्धारण किया जाता है, उससे पता पड़ जाता है कि किसी बालक की या किसी भी व्यक्ति की, बालक की नहीं किसी भी व्यक्ति की एज क्या है, तो उससे उसका निर्धारण करा जाएगा। परंतु लिखा है, परंतु समिति या बोर्ड के आदेश पर की गई ऐसी आयु अवधारण जांच ऐसी आदेश की तारीख से 15 दिन के भीतर पूरी की जाएगी। तो ये जांच की अवधि भी लिख दी उन्होंने कि जो जांच की जाएगी 15 दिन के भीतर। यहाँ समय अवधि जोड़ दी है कि भैया जो जांच की जाएगी वो कितने दिन के भीतर की जाएगी, 15 दिन के भीतर पूरी की जाएगी। गाइडलाइन बना दी है कि जो जांच की जाएगी वो 15 दिन के भीतर आप जांच कर लो और उसकी रिपोर्ट पेश करो। तीसरा कह रहा है, तीसरा ही था ये, अच्छा ये इसका तीसरा है, मेन का तीसरा। ये कह रहा है समिति बोर्ड द्वारा उसके समक्ष इस प्रकार लाए गए व्यक्ति की अभिलिखित आयु इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उस व्यक्ति की सही आयु समझी जाएगी। ये क्या कह रहा है, समिति या बोर्ड द्वारा उसके समक्ष इस प्रकार लाए गए व्यक्ति की अभिलिखित आयु इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उस व्यक्ति की सही आयु मतलब ऊपर ये सारी जांच वगैरह हो गई, उसके बाद जो बालक लाया जाता है तो उसकी जो आयु निकल के आई है वही आयु उसकी क्या मानी जाएगी, सही आयु मानी जाएगी। तीनों परिस्थितियां है ना, अगर या तो जन्म प्रमाण पत्र में दी गई है या उसके बोर्ड की मार्कशीटों में दी गई तो उनको मान लीजिएगा, पहला तो इस तक यही है। अगर वो नहीं है तो फिर अगर इसमें जो रिपोर्ट में आई है वो आयु इसकी क्या मानी जाएगी, इसकी सही आयु मानी जाएगी, सही आयु मानी जाएगी। जो जांच में निकला है, जो जांच में सही होके आया है तो वही उसकी व्यक्ति की जो बालक है उसकी सही आयु मानी जाएगी। अब आप इसमें ऐसा नहीं होगा, आप ध्यान में रखना एक चीज और ध्यान में रखना, इसमें ऐसा नहीं होगा कि मान लो किसी बालक पर बोर्ड का जो है सर्टिफिकेट है या मान लो जन्म का कोई प्रमाण पत्र है और फिर कोई ऑब्जेक्शन करता है कि नहीं साहब बालक की आयु ज्यादा है, तो फिर बोर्ड जबरदस्ती उसका जबरदस्ती टेस्ट कराएगा, तो नहीं कराएगा वो टेस्ट। ये टेस्ट केवल उसी अवस्था में होगा जब उसके पास ये दो चीजें नहीं होंगी, ठीक है ना, ये बात भी ध्यान रखना है आपको। ये टेस्ट केवल तभी होगा जब ये प्रमाण पत्र नहीं होंगे उसके पास। अगर प्रमाण पत्र हैं उसके पास तो उसकी वही आयु सही मानी जाएगी, फिर उसका कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होगा। टेस्ट तो केवल अपवादित परिस्थिति में होता है कि कोई बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, बेचारे को कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं, कोई कागज ही नहीं है, तब जाके उसका टेस्ट होगा, अन्यथा और किसी अवस्था में टेस्ट नहीं होगा, फिर तो यही आयु सही मान ली जाएगी, ठीक है ना। और अगर ये कोई डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं है तो मानी कराई जाएगी जांच, अन्यथा कोई जांच नहीं कराई जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, ये जांच अपवादित है एक तरीके से, जब कोई दस्तावेज नहीं बेचारे पे तो एक मजबूरी है उसकी जांच कराना, तभी होगी ये जांच, वैसे नहीं होगी, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है, ये जांच ऐसा नहीं कि आप बोले एज का कोई मान लीजिए कोई डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कोई एज का कई लोग आपत्ति कर रहे हैं या मान लो कोई आपत्ति हो रही है तो उसके पास प्रमाण पत्र भी है और वैलिड है, ऐसा नहीं कि वैलिड भी होना चाहिए, प्रमाण पत्र है बिल्कुल सही है, असली है और उसका वैलिड है, और कोई आपत्ति करता है कि नहीं ये ज्यादा लिखा दिए कम लिखा दिए तो बोर्ड जांच कराए, नहीं तो नहीं कराएगा बोर्ड जांच, तो बोर्ड प्रमाण पत्र की ही मानेगा। हाँ अगर उस पर नहीं है कोई दस्तावेज तो फिर वो जांच कराएगा, तो इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। तीसरा हो गया इसका। अब देखिए कौन सा है सेक्शन, सेक्शन जो है 95।
सेक्शन 95 कहता है बालक का उसके निवास स्थान को स्थानांतरण। अब ये भी स्थानांतरण ही हो रहे हैं सब इसमें। अब ये कहाँ भेज रहे हैं बालक को? निवास, निवास स्थान। कहाँ भेज रहे हैं बालक को? उसके घर भेज रहे हैं, निवास स्थान में। इसमें देखिए पहला क्या कहता है, पहला कहता है यदि, पहला कहता है यदि जांच के दौरान, यदि जांच के दौरान यह पाया जाता है कि बालक अधिकारिता के बाहर के स्थान से है, तो यथास्थिति बोर्ड या समिति सम्यक जांच के पश्चात यदि यह समाधान हो जाता है कि बालक के सर्वोत्तम हित में है और बालक के गृह जिले के समिति या बोर्ड के साथ सम्यक परामर्श करके उक्त समिति या बोर्ड को संगत दस्तावेज और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए जैसा भेद की जाए यथाशीघ्र बालक के स्थानांतरण का आदेश कर सकेगा। ये कह रहा है कौन सा बालक है? जांच के दौरान पाया जाता है कि बालक अधिकारिता के बाहर स्थान से है, मतलब उसकी जो भी बोर्ड के समक्ष आया उसकी अधिकारिता में नहीं है, अधिकारिता के बाहर का बालक है, अधिकारिता के बाहर का। कौन से? जिस बोर्ड, जो बोर्ड उसकी जांच वगैरह कर रहा है उसके अधिकारिता के बाहर है। तो जो वो बोर्ड जो जांच कर रहा है वो क्या करेगा? वो जहाँ का भी बालक है वहां के बोर्ड वगैरह संस्था वगैरह है उनसे क्या करेगा? संपर्क साधेगा और उनसे क्या करेगा? उनसे संपर्क करेगा। उसके बाद उसको लगता है कि सर्वोत्तम हित में, मतलब बालक के हित में, सर्वोत्तम हित मतलब जो बालक का हित है, सबसे ज्यादा बालक के हित को प्राथमिकता दी जाती है। तो जो बालक का हित है, जिस चीज में सबसे ज्यादा बालक का हित है वो देखा जाएगा। तो उसके गृह जिले या समिति या बोर्ड के साथ सम्यक परामर्श करके उक्त समिति या बोर्ड को सुसंगत दस्तावेजों और ऐसे प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए जैसी भेद की जाए यथा शीघ्र बालक के स्थानांतरण का आदेश देगा। तो ये कह रहा है कि अगर बालक के हित में है तो उसके स्थानांतरण का, यानी उसको भेजने का, जब जो भी दस्तावेज है, सारे जो फॉर्मेलिटीज होती है उन सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद अगर कोई बाहर का बालक है तो दोनों बोर्ड आपस में बात कर लेंगे। उसके बाद अगर बालक का हित ज्यादा जरूरी है तो उसके स्थानांतरण का ये क्या करेंगे? आदेश पारित करेंगे। परंतु इसमें लिखा है परंतु ऐसा स्थानांतरण विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की दशा में जांच पूरी होने के पश्चात और बोर्ड द्वारा अंतिम आदेश पारित करने के बाद ही दिया जाएगा। ये परंतु कहता है कि भैया ऐसा जो बालक है, कौन सा बालक है? जिसने क्या किया? विधि का उल्लंघन किया है, विधि का उल्लंघन किया है। तो ऐसे बालक के बारे में जब आदेश पारित किया जाएगा, जब पूरी जांच हो जाएगी, पूरी जांच पूरी होने के बाद ही ऐसे बालक के बारे में आदेश कब पारित किया जाएगा? जब पूरी जांच हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तभी इनको बीच में नहीं छोड़ा जाएगा। तो पूरी जांच हो जाती तभी इनका आदेश पारित किया जाएगा स्थानांतरण का, अगर आवश्यक लगता है तो, है ना। ये कौन से बालक है? जिन्होंने किसी विधि का उल्लंघन किया है। दूसरा परंतु कहता है परंतु यह और कि अंतरराज्यिक स्थानांतरण की दशा में बालक को यदि सुविधाजनक हो तो यथास्थिति बालक के गृह जिले की समिति या बोर्ड को या गृह समिति की राजधानी शहर में समिति या बोर्ड को सौंपा जाएगा। ये कह रहा है अंतरराज्यिक स्थानांतरण मतलब एक राज्य से दूसरे स्थान राज्य में अगर बात है तो बालक को कहाँ सौंपा जाएगा? तो उसके गृह, या तो उसके गृह जिले की समिति को सौंपा जाएगा, गृह जिले जहाँ का वो बालक है, गृह जिला हो सकता है, या फिर राजधानी, राजधानी में जो बोर्ड होता है, जो हेड होता है, बोर्ड होता है, तो उनकी राजधानी जिस जिले, जिस अंतरराज्यिक मतलब एक मान लो मध्य प्रदेश का है, कोई यूपी में भेजना है तो या तो बच्चा जहाँ का है, मान लो लखनऊ का है तो उसकी लखनऊ की जो गृह निवास स्थिति है वहां भेज देंगे, या फिर इनकी जो राजधानी है तो वहां भेज देंगे, वहां की जो समिति या बोर्ड है तो वहां की संस्था को क्या करा जाएगा? इनको भेज दिया जाएगा बालक को, अगर एक दूसरे स्थान के बालक है ना। और दूसरा देखिए ये क्या कहता है, दूसरा कहता है स्थानांतरण के आदेश को अंतिम रूप दिए जाने पर यथास्थिति समिति या बोर्ड ऐसे आदेश प्राप्त करने के 15 दिन के भीतर विशेष किशोर पुलिस एकक को बालक की अनुरक्षा के लिए अनुदेश आदेश देगा। ये कह रहा है कि भैया जब स्थानांतरण आदेश पारित कर दिया है तो ये कह रहा है 15 दिन के भीतर, ये अवधि याद रखना है 15 दिन। तो 15 दिन के भीतर किसको इस अनुरक्षा का आदेश दिया जाएगा? जो विशेष किशोर पुलिस यूनिट है, विशेष किशोर पुलिस यूनिट जो होती है उनको, यही लोग पहुंचाएंगे अब, है ना, यहाँ से वहां ले जाते हैं तो यही लोग। तो विशेष किशोर पुलिस यूनिट को क्या कह रहा है ये दूसरे में? बालक की अनुरक्षा के लिए
अनुरक्षा आदेश देगा। अनुरक्षा आदेश देगा मतलब ये लोगों को सौंप दिया जाता, फिर ये लोग क्या करेंगे, वहां पे छोड़ के आते हैं, तो उनको अनुरक्षा आदेश दे दिया जाएगा बालक की 15 दिन के भीतर भीतर। परंतु लिखा है, परंतु किसी बालिका के साथ महिला पुलिस अधिकारी होगी। ये तो आप जानते ही हैं कि अगर कोई बालिका होगी तो उसके साथ एक महिला पुलिस अधिकारी भी जाएगी। क्यों? छोड़ने के लिए। बालक को अगर मान लो यहाँ से वहां भेजना है तो कौन जाएगा? बोर्ड वाले तो जाएंगे नहीं, तो जो किसी विशेष किशोर पुलिस यूनिट बनाई है यही लोग छोड़ने जाएंगे। तो इन लोगों को 15 दिन के अंदर आदेश दिया जाएगा और ये बालक को वहां पे छोड़ करके आएंगे। अगर कोई बालिका है तो उसके मामले में ये स्वाभाविक सी बात है, एक महिला पुलिस अधिकारी जो होगी इसके साथ जाएगी। परंतु एक और है, परंतु यह और कि जहां कोई विशेष किशोर पुलिस एकक उपलब्ध नहीं है तो यथास्थिति समिति या बोर्ड संस्था को या बालक अस्थायी रूप से ठहरा हुआ है जिला बालक संरक्षक एकक को यात्रा के दौरान बालक की अनुरक्षा के लिए निर्देश देगा। अब ये कह रहा है कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि मान लो विशेष किशोर पुलिस यूनिट है ही नहीं, बनी ही नहीं है किसी जगह, तो ये कह रहा है कि भैया कहाँ इसको दिया जाएगा? जहां बालक अस्थायी रूप से ठहरा होता है, वहां की संस्था जो होती है, जो भी संस्था होती है। अब बालक अस्थायी रूप से कहीं ना कहीं तो अभी फिलहाल रह ही रहा होगा ना, तो उस जो संस्था होती है उस जहाँ ठहरा हुआ है वहां के जिला बालक संरक्षक यूनिट को यात्रा के दौरान इसको फिर देखा छोड़ा जाएगा। वहां का जिला बालक संरक्षक जो एकक होता है, क्या लिखा है, कौन सा पॉइंट पढ़ रहे थे अपन? तीसरा। एकक को, जिला बालक संरक्षक जो एकक है या यूनिट है उसको सौंपा जाएगी फिर जिम्मेदारी, फिर वो लोग करेंगे। अगर विशेष किशोर पुलिस यूनिट है तो वो करेंगे, या फिर वो जहां बालक रहता है उसका जो जिला बालक संरक्षक यूनिट होती है जिले में, उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी फिर कि भैया अब आप छोड़ के आइए, है ना। तो वो बालक की जिम्मेदारी किसको सौंपी जाएगी? जिला बालक संरक्षक यूनिट को। कब? जब विशेष पुलिस नहीं होती किसी मामले में, उस मामले में। तीसरा देखिए इसका क्या कहता है। तीसरा कहता है राज्य सरकार बालक की अनुरक्षा के लिए कर्मचारी वृद्ध को यात्रा भत्ते का उपबंध करने के लिए नियम बनाए। ये तो आप जानते हैं कि भैया जो भी कर्मचारी वगैरह बेचारे जा रहे हैं तो इनका यात्रा भत्ता तो देना पड़ेगा, तो यात्रा भत्ता ये कॉमन सी बात है। तो कौन बनाएगा नियम? राज्य सरकार। चौथा कहता है स्थानांतरित बालक को प्राप्त करने वाला यथास्थिति बोर्ड या समिति प्रत्यावर्तन या पुनर्वास या समाज में पुनः मिलाने की प्रक्रिया को पूरा करेगा जैसा कि इस अधिनियम में अभिकथित है। ये कह रहा है कि भैया कौन व्यक्ति, जहां पे बालक को भेजा गया है, ये लोग क्या करेंगे? जहां भी समिति, जिसको भी ये सौंपा जाता है बालक, समिति या बोर्ड को, ये जो बालक को समाज में पुनः मिलाने की कोशिश करेंगे। जहां बालक ले जाया गया, जिनको सौंप दिया गया, जिनके हवाले कर दिए गए, अब वो क्या करेंगे? वो रख तो लेगी नहीं, तो वो क्या करेंगे? जब उसको स्वाभाविक सी बात है उसके स्थानांतरण का आदेश हो गया, तो ये लोग क्या करेंगे? जिनको सौंप दिया गया बालक, ये बालक को समाज में पुनः मिला रहे, या तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे, रहने खाने पीने की, या फिर उनके समाज में पुनः मिलाने की क्या करेंगे? ये प्रक्रिया, जो भी आगे की प्रक्रिया होता है, फिर ये लोग पूरी करेंगे जहां बालक को सौंप दिया जाता है वो लोग। अब देखिए 96 क्या कहता है। इसको मिटा लें। देखिए 96, सेक्शन 96। सेक्शन 96 कहता है बालक का भारत के विभिन्न भागों में बाल गृहों या विशेष गृहों या उचित सुविधा तंत्रों या योग्य व्यक्तियों को स्थानांतरण। ये भी स्थानांतरण ही है। ये कहाँ स्थानांतरण हो रहा है? बाल गृह में, एक बाल गृह से दूसरे बाल गृह हो सकता है, उचित सुविधा तंत्र हो सकता है। तो ये बाल गृह वगैरह तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं। तो कहाँ हो रहा है ये? बाल गृह, विशेष उचित सुविधा तंत्र या अन्य योग्य व्यक्ति होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हो रहा है। इसको भी देखिए जल्दी जल्दी एक बार पढ़े। पहला क्लॉज क्या कहता है? पहला क्लॉज कहता है राज्य सरकार किसी समय यथास्थिति बोर्ड या समिति की सिफारिश पर इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और बालक के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए संबंधित समिति या बोर्ड को पूर्व सूचना के साथ बालक को किसी बाल गृह, विशेष गृह या उचित सुविधा तंत्र या योग्य व्यक्ति से राज्य के भीतर किसी गृह या सुविधा तंत्र में स्थानांतरण का आदेश दे सकेगी। तो ये कह रहा है सीधा सीधा इसमें याद रखना है कि राज्य सरकार आदेश कौन करेगा? अगर एक बाल गृह से दूसरे बाल गृह भेजना है, या फिर क्या कहता है विशेष गृह में भेजना है, एक विशेष गृह से दूसरे विशेष गृह में भेजना है, या किसी अन्य सुविधा तंत्र में बालक को भेजना है, तो उसके लिए आदेश कौन पारित करता है?
राज्य के भीतर, उनके लिए कौन आदेश पारित करेगा? राज्य सरकार। वो भी क्यों करती है? सीधी सीधा बात है, बालक के हित में। बालक का हित अगर लगता है कि भाई यहाँ से ना हटा के उसको दूसरी जगह रखना बेहतर होगा, सरकार को ऐसा लगता है, तो इसके लिए वो आदेश पारित कर सकती है। तो बस इतना ही याद रखना है इसमें। परंतु लिखा है, परंतु वैसे ही गृह या सुविधा तंत्र या व्यक्ति के बीच उसी जिले के भीतर बालक के स्थानांतरण के लिए यथास्थिति उस जिले की समिति या बोर्ड ऐसा आदेश जारी कर सकता है। अब ये कह रहा है कि अगर जिले के भीतर, ये कौन सा, ये राज्य के भीतर की बात कह रहा था, राज्य के भीतर, राज्य के भीतर एक स्थान पर दूसरे स्थान पर करना है तो फिर राज्य सरकार कर रही है। और मान लो जिले में ही करना है, जिले में भीतर जिला होता है, जिले के भीतर करना है, जिले में भी तो कई तहसीलें होती हैं, उपखंड होते हैं, तो एक उपखंड से दूसरे उपखंड करना है, यानी जिले के भीतर ही करना है बालक को, है ना। अगर जिले के भीतर करना है, एक तहसील से दूसरी तहसील में ट्रांसफर करना है, या एक उपखंड से दूसरे उपखंड में अगर ट्रांसफर करना है, तो कौन कर सकता है? उसमें लिखा समिति या बोर्ड द्वारा। किसके द्वारा आदेश पारित किया जा सकता है? समिति या बोर्ड। बस इतना याद रखना है इसमें। अगर जिले की बात करें तो समिति और बोर्ड द्वारा आदेश पारित किया जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने पर, और अगर राज्य की बात करें तो फिर राज्य सरकार द्वारा ऐसा आदेश पारित किया जा सकता है। दूसरा देखिए इसमें क्या कहता है। दूसरा कहता है, यदि राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरण का आदेश राज्य के बाहर की किसी संस्था को किया जाता है तो ऐसा संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से ही किया जाएगा। ये कहता है कि भाई राज्य के भीतर करना हो, जब राज्य के बाहर, जब राज्य के बाहर कोई आदेश पारित करना है तो कैसे पारित किया जाएगा? ये कह रहा है संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से। फिर ये कह रहा है अगर राज्य के बाहर आदेश कोई पारित करना है तो स्वाभाविक सी बात है, दो राज्यों की बात आ गई। जब दो राज्यों की बात आ गई तो दूसरा जो राज्य उससे भी क्या लिया जाएगा? परामर्श, उसके परामर्श से, संबंधित राज्य के परामर्श से, संबंधित राज्य के परामर्श से। अब दो राज्यों की बात आ गई तो स्वाभाविक सी बात है, दूसरा राज्य जब परामर्श देगा, दूसरा राज्य तय कर लेगा, दोनों आपस में समझौता कर लेंगे तभी होगा। अगर वो राज्य इनकार कर रहा, मना कर रहा, तो आप जबरन थोड़ी भेज दोगे उसके राज्य में। तो संबंधित राज्य के परामर्श से, अगर एक राज्य से दूसरे राज्य भेजना है तो उस राज्य के परामर्श से ही भेजा जाएगा। तीसरा देखिए क्या कहता है। तीसरा कहता है, बालक की ऐसे बाल गृह या विशेष गृह में ठहरने की कुल अवधि को ऐसे स्थानांतरण से बढ़ाया नहीं जाएगा। ये कह रहा है कुल अवधि को, कुल अवधि को। ये तो आप जानते हैं कि भैया जो जितना अवधि के लिए बालक वो बाल गृह में है वो अवधि बढ़ाई नहीं जाएगी। ये नहीं कि यहाँ से वहां चलेगा तो उसको अवधि बढ़ जाएगी। कुल अवधि किसी भारत में बढ़ाई नहीं जाएगी, बढ़ाई नहीं जाएगी कि यहाँ से यहाँ ट्रेफर हो गया तो इस वजह से उसकी अवधि बढ़ गई, बोले उस बाल गृह में इतना रहा फिर वहां से कंटिन्यू अलग करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो अवधि तो वो उतनी ही भोगेगा जितनी उसके लिए तय की गई, तो अवधि को कुल मिलाकर बढ़ाया नहीं जाएगा। चौथा देखिए क्या कहता है। चौथा कहता है, उपधारा 1 उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश यथास्थिति उस क्षेत्र की समिति या बोर्ड के लिए प्रवर्तित किए जाएंगे जिसमें बालक को भेजा जाता है। तो आप जानते हैं जब आदेश पारित हो गया तो वहां की जहाँ का भी वो है बालक जहाँ भी है वो वहां की समिति और बोर्ड जो होते हैं उनको आदेश की प्रतियां वगैरह भेज दी जाएंगी। तभी तो फॉलो क्या रहा जाएगा। सरकार ने कोई भी आदेश दिया है तो आदेश की प्रति वगैरह कहाँ भेज दी जाएगी? जहाँ पे वो बालक है वहां की समिति और जो बोर्ड होते हैं वहां पर। अब देखिए 97 क्या कहता है। 97 कहता है, किसी संस्था से बालक को निर्मुक्त करना, जे निर्मुक्त करना, छोड़ना। निर्मुक्त करना मतलब छोड़ने की बात आ रही है। एक तरीके से कोई भी संस्था वगैरह हो, वहां से बालक ने अवधि पूरी कर ली है, अब उसको छोड़ने का टाइम आ गया है, तो उसके बारे में कह रहा है। ये कह रहा है, देखिए पहला इसमें क्या कह रहा है। पहला कह रहा है, जब किसी बालक को किसी बाल गृह या विशेष गृह में रखा जाता है तो यथास्थिति किसी परिवीक्षा अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता या सरकार, स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन की रिपोर्ट पर समिति या बोर्ड ऐसे बालक को आत्यंतिक रूप से या ऐसी शर्तों पर जैसा वह अधिरोपित करना ठीक समझे, बालक को माता पिता या संरक्षक के साथ रहने का आदेश में नामित ऐसे किसी प्राधिकृत व्यक्ति के पर्यवेक्षणाधीन रहने की अनुज्ञा देते हुए जो उसे प्राप्त करने और भार साधन में लेने का बालक को शिक्षित बनाने और किसी उपयोगी स्थान या आजीविका के लिए प्रशिक्षित करने या पुनर्वास के लिए उसकी देखरेख करने के लिए उसे लेने और भार साधन में लेने का इच्छुक है, निर्मुक्त करने का विचार कर सकेगी।
ये सीधी सीधी बात है, इसमें कुछ आपको याद नहीं रखना है कि जब भी कोई बालक है, कोई बाल गृह हो सकता है, विशेष गृह हो सकता है जहाँ बालक को रखा जाता है, कोई भी परिवीक्षा अधिकारी हो सकता है या कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है, इन सबकी जो है सामाजिक कार्यकर्ता या सरकार या स्वैच्छिक कोई गैर सरकारी संगठन हो सकता है, इनकी सबकी रिपोर्ट के आधार पर, इनमें से किसी की भी रिपोर्ट के आधार पर अगर बालक के सर्वोत्तम हित में, बालक के हित में उन्हें लगता है कि उसके बालक के माता पिता हो सकते हैं, कोई संरक्षक हो सकता है या अन्य कोई व्यक्ति भी हो सकता है जो बालक की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, किस वजह से बालक को पढ़ाएगा लिखाएगा, उसको कोई प्रशिक्षण वगैरह है वो देने की व्यवस्था करेगा, इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति करने के लिए तैयार है तो समिति या बोर्ड उस बालक को क्या कर सकती है, छोड़ सकती है। किसके साथ छोड़ सकती है, वो व्यक्ति जो उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होता है उसके समक्ष बालक को छोड़ा जा सकता है। परंतु लिखा है इसमें, परंतु यदि कोई बालक जिसे इस धारा के अधीन सशर्त मुक्त किया गया है या वह व्यक्ति जिसके पर्यवेक्षण के अधीन बालक को रखा गया है ऐसी शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो बोर्ड या समिति यदि आवश्यक हो तो बालक को हर साधन में ले सकेगी और बालक को संबंधित गृह में वापस कर दिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि भैया आपको शर्तों के साथ छोड़ा गया था कि बालक को पढ़ाओगे लिखाओगे, उसको कोई कौशल वगैरह सिखाओगे, और अगर आपने उन शर्तों का उल्लंघन किया है तो क्या करा जाएगा, तो फिर वो बालक को वापस जहां था पहुंचा दिया जाएगा। और जो आदेश दिया गया था वो आदेश को भी खत्म कर दिया जाएगा, जो छोड़ने का बालक को आदेश था। दूसरा देखिए क्या कहता है इसका क्लॉज, दूसरा भी पढ़ लीजिए। इस कहता है यदि बालक को अस्थायी आधार पर निर्मुक्त किया गया है तो वह समय जिसके दौरान बालक उपधारा 1 के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा के अनुसरण से संबंधित गृह में उपस्थित नहीं है उस समय का भाग माना जाएगा जिसके लिए बालक बाल गृह या विशेष गृह में रखे जाने का दायी। परंतु, और पढ़ लीजिए इसका, परंतु विधि का उल्लंघन करने वाले बालक उपधारा 1 में यथा वर्णित बोर्ड द्वारा अधिकथित शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो उस समय का जिसके लिए वह संस्था में रखे जाने का अभी तक दायी है बोर्ड द्वारा ऐसी असफलता के कारण समाप्त हुए समय के बराबर समय तक विस्तार किया जाएगा। देखिए ये क्या दो बातें इसमें दी गई हैं। ये कह रहा है, पहला तो ये कह रहा है कि भाई जो बालक था जब आपने किसी व्यक्ति की कस्टडी में सौंप दिया उसे, बाहर बाल गृह से अन्यथा किसी अन्य व्यक्ति की कब्जे में दे दिया है, तो वो अवधि कौन सी अवधि, जो अवधि किसी बालक को आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहता है, अन्य के साथ है बालक, वो अवधि काउंट नहीं की जाएगी, मतलब सॉरी काउंट नहीं, वो अवधि भी काउंट की जाएगी जो उसके बाल गृह में रहने की सजा है उसके साथ वो अवधि भी काउंट की जाएगी। ऐसा नहीं कि जो अवधि मान लीजिए बालक 6 माह के लिए 1 साल के लिए, 1 साल में से अगर 2 माह के लिए इसके पास छोड़ा तो जो 2 माह की जो अवधि है वो इस 1 साल में ही इंक्लूड होगी, मतलब पूरा उसको भी 1 साल माना जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है उसको छोड़ा गया था और वो शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसके लिए थोड़ा सा अलग हो गया। उसके लिए क्या कह रहा है कि अगर 2 माह के लिए छोड़ा गया था वहां पे ये हरकतें नहीं सुधारी इसने और फिर आता है तो फिर इसको जो 2 अवधि यहाँ पे आके भुगतनी पड़ेगी, अतिरिक्त होगी, वो अतिरिक्त सुधारने का मौका दिया था वो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। उसको कौन से बालक के मामले में, जो विधि का उल्लंघन करता है उसके मामले में, जो 2 माह के लिए छोड़ा गया था ये फिर भी नहीं सुधरा तो इसको पूरा के पूरा 1 साल यहाँ काटना पड़ेगा। और जो बालक वहां जो सुधारने वाला पहला बालक है उसमें से 2 माह तो वो बाहर रह आया है, सुधर गया है, तो उसमें से 2 माह उसके कम हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके मामले में नहीं होगी, अगर ये सुधरता नहीं है, शर्तों का पालन नहीं करता तब। हाँ अगर ये पालन करता है तो इसके भी माइनस हो जाएंगे, अगर ये ठीक से बना रहता है, सीखता है, पढ़ता लिखता है तो फिर इसके भी माइनस हो जाएंगे, अगर नहीं सीखता है तो फिर इसके पूरे के पूरे इसको भुगतने पड़ेंगे जितनी भी अवधि के लिए वो संस्था वगैरह में है। आगे देखिए आगे देखिए 98 है, किसी संस्था में रखे गए बालक को अनुपस्थिति की इजाजत। 98 है, ये संस्था वाले जो बालक है उनको अनुपस्थिति की बात कह रहा है, उनकी अनुपस्थिति के बारे में कह रहा है। ये देखिए इसमें क्या कह रहा है, पहला कह रहा है यथास्थिति बोर्ड या समिति किसी बालक को अनुपस्थिति की इजाजत दे सकती है या विशेष अवसरों जैसे परीक्षा, नातेदारी, विवाह, मित्र परिजन की मृत्यु, दुर्घटना, माता पिता के गंभीर रोग या ऐसी प्रकृति की आकस्मिकता या संप्रेषण के अधीन साधारणतः एक बार में 7 दिन से अनधिक की अवधि के लिए
जिसके अंतर्गत यात्रा में लगने वाला समय नहीं है, बालक को छुट्टी अनुज्ञात दे सकती है। तो 7 दिन याद रखना है, 7 दिन। एक बार में कितनी दे सकती है? 7 दिन। ये क्या है? एक तरीके से पैरोल कहते हैं ना, जो नॉर्मली पैरोल कहते हैं ना, वो ये पैरोल है। ये क्या है? पैरोल। ये पैरोल है भैया कि घर में कोई फंक्शन आ गया, उनके बाहर कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी वजह हो सकती है, जो वैलिड वजह है, तो एक बार में इनको 7 दिन के लिए छोड़ा जाता है। इसमें यात्रा का समय इंक्लूड नहीं रहेगा, तो 7 दिन के लिए उनको छोड़ा जा सकता है। कितने बार में? एक बार में। बस इतना याद रखें, एक बार में 7 दिन के लिए समिति द्वारा छोड़ा जाए। वजह तो आप जानते हैं, घर में विवाह आ गया, कोई फंक्शन हो गया, कोई चीज हो गई ऐसी कि बच्चे को छोड़ा जाना चाहिए, वो अगर पैरोल टाइप का है, पैरोल मांग, लेकिन हाँ पैरोल नहीं कहेंगे उसे, लेकिन है पैरोल। तो उस तरीके से अगर वो मानता है, मांगता है, अनुरोध करता है, तो समिति या बोर्ड द्वारा उसको छोड़ा जा सकता है। याद रखने के लिए याद रखें कि पैरोल है 98 में। ये क्या है? पैरोल। ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है इसका क्लॉज? दूसरा कहता है उस समय को जिसके दौरान कोई बालक उस संस्था से जिसमें उसे रखा गया है इस धारा के अधीन दी गई अनुज्ञा के अनुसार अनुपस्थित है, उस समय का भाग माना जाएगा जिसके लिए वो बाल गृह विशेष गृह में रखे जाने का दायित्व है। ये तो आप जानते हैं कि पैरोल की जो अवधि होती है सजा में काउंट होती है, तो यहाँ भी वो सजा में काउंट होगी, सजा में जोड़ी जाएगी। तो जो 7 दिन है, ऐसा नहीं कि भाई 7 दिन आप काटे आए तो 7 दिन फिर एक्स्ट्रा काटो, 7 दिन एक्स्ट्रा नहीं काटे जाएंगे, 7 दिन सजाई में जोड़े जाएंगे। तो यहाँ भी वही बात कह रहा है कि जो सजा है वो पैरोल की जो अवधि होती है, एक तरीके से जैसे जो 7 दिन की जो मुक्त की जो अवधि होती है, वो भी सजा में जोड़ी जाएगी। जितने दिन भले ही भाल रहा है, मान लो 7-7 दिन करके, मान लो वो 4 महीने बाहर रहा या 2 महीने बाहर रहा, तो वो 2 महीने भी सजा में इंक्लूड होते हैं। ऐसा नहीं कि उसको अलग गिना जाएगा, वो इंक्लूड होते हैं। हर नॉर्मली कैदी के भी इंक्लूड होते हैं, इनके भी होंगे, है ना। तो वही बात यहाँ भी कहा कि कोई अलग से बात इन्होंने नहीं कही। तीसरा कहता है कोई बालक छुट्टी की अवधि की समाप्ति पर या अनुज्ञात प्रतिसंहत किए जाने पर या समर्पण करने पर यथास्थिति बाल गृह विशेष गृह में वापस आने से इनकार करता है या आने से में असफल रहता है, तो बोर्ड या समिति यदि आवश्यक हो तो उसे भार साधन लाएगी और संबंधित गृह में वापस लाएगी। ये कह रहा है कि भैया मना करते, बच्चे हैं भाई, मना करते, घर पे चले गए, भाई नहीं रहे, आना नहीं चाहते, तो समिति बोर्ड क्या करेगा? इनके खिलाफ कोई एक्स्ट्रा कार्रवाई तो करी नहीं जाएगी, उनको उठा के ले आएंगे जी। ये क्या करेंगे? उनको पकड़ के ले आएंगे। परंतु लिखा है, परंतु विधि का उल्लंघन करने वाला बालक छुट्टी की अवधि की समाप्ति पर या अनुज्ञा प्रतिबंध किए जाने पर या समर्पण करने पर विशेष गृह वापस आने में असफल रहता है, तो उस अवधि का जिसके लिए वह संस्था में जाने का अभी भी दायी है, बोर्ड द्वारा उस अवधि के बराबर अवधि तक जो ऐसी असफलता के कारण समाप्त हो गई विस्तार कर दिया जाएगा। ये लेकिन विधि के उल्लंघन, मतलब ऐसे बालक जिन्होंने कोई अपराध किया है, उन बालकों के बारे में थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल बनाया है कि अगर वो नहीं आता है या अनुपस्थित रहता, जितने समय के लिए जो छोड़ा गया था वो नहीं आता लौट के, तो उसकी अवधि बढ़ा दी जाएगी। मतलब फिर ये जो मान लो 7 दिन के लिए छोड़ा गया था और 7 दिन के बाद भी नहीं आता, तो 7 दिन इसके जी गिने नहीं जाएंगे, उसमें सजा में काउंट नहीं होंगे। फिर अगर 7 दिन आ जाता है तो काउंट होंगे, अगर नहीं आता है तो फिर उसके 7 दिन काउंट नहीं किए जाएंगे। फिर जब भी उसको पकड़ के लाया जाएगा तो एक्स्ट्रा 7 दिन उसको भुगतने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये उसके लिए एक्स्ट्रा प्रोविजन किया गया है। अब देखिए 99 सेक्शन 99 क्या कहता है? 99 जो है रिपोर्टों का गोपनीय माना। रिपोर्ट जो है कैसी होगी? गोपनीय। ये तो आप जानते हैं कि जो बालकों संबंधी जो भी रिपोर्टें वगैरह हैं वो कैसी बनाई जाएंगी? गोपनीय बनाई जाएंगी, उनकी कोई प्रकाशन वगैरह नहीं होगा, गुप्त होगा। इसमें पहला कहता है, इसको बस पढ़ लीजिए। ये कहता है बालक से संबंधित सभी रिपोर्टें जिन पर समिति या बोर्ड द्वारा विचार किया गया गोपनीय मानी जाएंगी। मतलब उनका कोई प्रकाशन वगैरह नहीं होगा। जो भी रिपोर्ट है बालकों से संबंधित है, क्या होंगी? बस हेडिंग याद रखेंगे, क्या होंगी? गोपनीय होंगी। परंतु कहता है, परंतु यथास्थिति समिति या बोर्ड द्वारा यदि वह ऐसा करना ठीक समझता है तो उसका सार जिसकी समिति या बोर्ड द्वारा जो बालक या बालक के माता पिता या संरक्षक की संसूचित कर सकेगा, और ऐसी समिति या बोर्ड या बालक माता पिता या संरक्षक को ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दे सकेगा जो रिपोर्ट में कथित विषय से सुसंगत। अब परंतु क्या कहता है कि भैया जब आवश्यक होता है तो उसका सार बता दिया जाएगा, उसके माता पिता वगैरह जो भी होते हैं उनको सार बता दिया जाएगा, और जो माता पिता वगैरह जो भी है वो उसके एवज में क्या दे सकते हैं? साक्ष्य दे सकते हैं। तो सार बताया जा सकता है माता पिता को, तभी तो साक्ष्य देंगे, तभी तो बचाव करेंगे। कैसे करेंगे? तो उसके अगर अगर लगता है बोर्ड को उचित लगता है कि इसके सार की सूचना देनी चाहिए, तो वो सार की सूचना दे सकता है। दूसरा कहता है इस अधिनियम में अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी पीड़ित को उसके मामले के अभिलेख और आदेशों को सुसंगत कागज पत्रों तक पहुंच से इंकार नहीं किया जाएगा। अब चूंकि गोपनीय, इसका मतलब ये नहीं कि जो बालक है सुसंगत तथ्य कोई भी जो सुसंगत है
कोई बालक है तो उसको आप कागज वगैरह नहीं उपलब्ध, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो बालक है उसको ही उपलब्ध नहीं कराएंगे, बोले गोपनीय है। अब गोपनीयता का अर्थ ये नहीं हो जाता कि जो बालक है उसको ही आप कागज देने से मना कर दो कि साहब गोपनीय है, नहीं, उसको उपलब्ध कराए जाएंगे। जो भी सुसंगत दस्तावेज है, मामले से संबंधित जो भी दस्तावेज है जो बालक से संबंधित, और अगर बालक मांगता है, मांगता क्या है, बालक को उपलब्ध कराए जाएंगे। गोपनीयता का अर्थ ये नहीं कि बालक को ही देने से मना कर दिया जाए। गोपनीयता का मतलब ये है कि और लोगों को नहीं होगा, लेकिन जो कार्रवाई के पक्षकार हैं, जो बालक है ना, उनको उपलब्ध कराए जाएंगे। ये बात इसलिए कर दी कि नहीं तो बाद में ये होता ना रट्टा के लोग बात कहते साहब गोपनीय लिखा है अधिनियम में, तो कहीं लिखा ही नहीं है तो नहीं दे ही नहीं रहे, नहीं दोगे नहीं तो बालक को कैसे पता पड़ेगा, उसको कैसे वो बचाव करेगा, कैसे वो आगे कार्रवाई करेगा। इसीलिए वो दस्तावेज वगैरह उसको उपलब्ध कराए जाएंगे कागज वगैरह पे। 100 हेडिंग ही याद करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। 100 क्या कहता है, सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। ये तो आप जानते हैं कि इस अधिनियम के तहत जो भी व्यक्ति काम करते हैं उनको सद्भावना पूर्वक अगर कोई भी उनके खिलाफ कोई अभियोजन या कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो केवल हेडिंग है ना, इसमें मैं नहीं पढ़ा रहा। 101 देखिए अपील है, सेक्शन 101, ये क्या है, अपील। सेक्शन 101 क्या है, अपील, और ये सद्भावना पूर्वक केवल हेडिंग याद रखना है। अब 101 में क्या है, अपील दे रखी है, देखिए क्या अपील है, इसको पढ़ लीजिए। ये कहता है पहला, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन समिति या बोर्ड द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर पोषण देखरेख और प्रवर्तक पश्चात पश्च देखरेख संबंधित समिति ऐसे विनिश्चयों के सिवाय जिसके संबंध में अपील जिला मजिस्ट्रेट को होगी, बालक न्यायालय अपील होगी, बाल न्यायालय में अपील कर सकेगा। ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि भैया अगर कोई व्यक्ति जो बोर्ड के आदेशों से दुखी व्यक्ति है तो वो 30 दिन में अपील कर सकता है। पहला तो याद रखें, 30 दिन में, कितने दिन में अपील कर सकता है, 30 दिन के भीतर वो अपील, कहाँ गए अपन, 30 दिन के भीतर पोषण देखरेख और प्रवक्ता पक्ष देखरेख संबंधी समिति के ऐसे विनिश्चयों के सिवाय, इनको छोड़कर, जिसके संबंध में अपील जिला मजिस्ट्रेट को होगी, किसको होगी, जिला मजिस्ट्रेट को, इसमें लिखा है जिला मजिस्ट्रेट को इनके खिलाफ जो है कितने दिन के भीतर अपील होगी, 30 दिन के भीतर होगी। बालक न्यायालय में अपील कर सकेगा। ये दो बातें कैसा लिखा है, अपील जिला मजिस्ट्रेट को होगी, बालक न्यायालय में अपील कर सके। परंतु देखिए पहले, परंतु यथास्थिति बालक न्यायालय या जिला मजिस्ट्रेट उक्त 30 दिन की जैसी भी स्थिति हो, अच्छा ठीक है, परंतु यथास्थिति बालक न्यायालय या जिला मजिस्ट्रेट उक्त 30 दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात अपील ग्रहण कर सकेंगे यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को पर्याप्त कारणों से समय पर अपील करने से निवारित किया गया है या किया गया था कि उस अपील का विनिश्चय 30 दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा। ये कह रहा है जिला मजिस्ट्रेट और बाल न्यायालय जैसी भी स्थिति हो तो कहाँ अपील होगी इनकी, या तो जिला मजिस्ट्रेट को होगी या बाल न्यायालय को, दोनों की बातें कह रहा है। परंतु ये कह रहा है 30 दिन के भीतर होगी, परंतु 30 दिन के बाद अगर इन दोनों को लगता है कि कोई उपयुक्त वजह है तो वो 30 दिन के भीतर बाद भी क्या कर सकते हैं, अपील को ग्रहण कर सकते हैं। और अपील का निपटारा इसमें लिखा है 30 दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा। निपटारा भी कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर, ये 30 दिन के भीतर ही उसका निपटारा करने की कोशिश करेगी। 30 दिन इसीलिए कम समय इसीलिए दिया गया कि उन बालकों के मैटर है तो जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश की जाएगी, इसीलिए अब अवधि दी गई है। दूसरा कहते हैं अधिनियम की धारा 15 के अधीन किसी जघन्य अपराध में प्रारंभिक निर्धारण करने के पश्चात समिति या बोर्ड के आदेश के विरुद्ध अपील सत्र न्यायालय के समक्ष होगी। ये जघन्य अपराधों के मामले, बस इतना याद रखना है, जघन्य अपराध है इसके मामले में जो समिति वगैरह बोर्ड वगैरह है उसकी अपील कहाँ होगी, सेशन, इतना याद रखना है बस, सेशन न्यायालय में उनकी अपील होगी। या जघन्य अपराध की बात की जाए सेशन न्यायालय या सत्र न्यायालय में क्या होगी, उसकी सत्र न्यायालय के समक्ष होगी। तथा अपील को विनिश्चित करते समय न्यायालय अनुभवी वैज्ञानिक और चिकित्सक, ये तो आप जानते हैं कि जो भी जिनकी भी मदद आवश्यक होती है मजिस्ट्रेट को, सॉरी न्यायाधीश को, तो न्यायाधीश जैसे कि कोई मनोवैज्ञानिक हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इनकी सलाह भी ले सकता है। तीसरा देखिए क्या कहता है, तीसरा इसमें कहता है निम्नलिखित के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। ये कह रहा है कि किन मामलों में अपीलें नहीं होगी, वो बताया गया है कि किन मामलों में अपीलें नहीं होगी। पहला कहता है ए, किसी बालक के संबंध में जिसके बारे में यह अभिकथित है कि उसने जघन्य अपराध के अलावा कोई अपराध किया है, जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है अथवा 16 वर्ष की आयु से अधिक है और बोर्ड द्वारा किया गया दोष मुक्ति का कोई आदेश। ये क्या कह रहा है, कैसा बालक है, जिसने जिसके संबंध में
जिसके बारे में यह अभिकथित है कि उसने जघन्य अपराध के अलावा, मतलब जघन्य अपराध नहीं किया, इन अपराधों को छोड़कर अन्य कोई अपराध किया, या अन्य कोई अपराध किया, अन्य अपराध किया है, ये जघन्य को छोड़कर अन्य कोई अपराध किया है, ऐसा कोई बालक है जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है अथवा 16 वर्ष से कम आयु का, दोनों ही बातें इसमें आई है। 16 वर्ष की या तो आयु पूरी कर ली है या कम है, दोनों ही बातें इसमें आई। 16 वर्ष की कहा गया, 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है अथवा 16 वर्ष की आयु से अधिक है। बोर्ड द्वारा किए गए दोष मुक्ति का कोई आदेश, कौन से आदेश की? दोष मुक्ति। कौन से बालक जिनको जघन्य अपराधों को छोड़कर अन्य कोई अपराध किया है और उसने 16 वर्ष या 16 वर्ष से अधिक आयु की अगर कोई अपराध किया, और उसके में भी अगर बोर्ड ने जो है दोष मुक्ति का, बस इतना याद रखें कि बोर्ड ने अगर दोष मुक्ति का आदेश दिया है, कैसे बालक? जो 16 वर्ष या 16 वर्ष से अधिक आयु के हैं और उन्होंने जघन्य अपराध नहीं किया है, बस, तो ऐसे मामले में अगर दोष मुक्ति का आरोप है तो इसकी कोई अपील नहीं होगी। ठीक है। दूसरा कहता है, इस निष्कर्ष के संबंध में कि वह देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक नहीं है, समिति द्वारा किया गया कोई आदेश। कोई आदेश है समिति का, कैसा आदेश? जहां समिति ने केवल ये आदेश दिया कि भाई इसको जरूरत की देखरेख की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई आदेश है तो उसकी कोई अपील नहीं है। देखरेख की कोई जरूरत नहीं है, तो इस तरीके का कोई आदेश है तो स्वाभाविक सी बात है, जो छोटा सा मोटा आदेश है तो इनकी कोई अपील आदि नहीं होगी। बस दो चीजें, या तो दोष मुक्ति का आदेश है इनको अपराधों को छोड़ के, है ना, या फिर ऐसा कोई देखरेख वाला कोई आदेश दिया गया है समिति द्वारा, तो इसकी भी कोई अपील आदि नहीं होगी। अब देखिए 102 पुनरीक्षण, सेक्शन 102 पुनरीक्षण से संबंधित है। सेक्शन 102 क्या जी? बोलिए सर। अभी इसमें 2 पॉइंट और रह गए। कौन से वाले में? अरे सॉरी, 2 पॉइंट रह गए, इसको कर लेते हैं। चौथा पॉइंट देखिए इसका, चौथा पॉइंट कहता है, इस धारा के अधीन किसी अपील में पारित बालक न्यायालय के किसी आदेश के विरुद्ध कोई द्वितीय अपील नहीं। वो सेकंड अपील कह रहा था कि इसमें सेकंड अपील का कोई प्रोविजन नहीं है, तो सेकंड अपील नहीं होगी। चौथा पॉइंट इसमें कहता है कि इसकी कोई सेकंड अपील नहीं होगी। पांचवा कहता है, बालक न्यायालय के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल कर सकेगा। तो ये कह रहा है कि भैया कहाँ सीआरपीसी के प्रोविजन के अनुसार कहाँ फाइल कर सकता है अपील? हाई कोर्ट में, सीआरपीसी के। ये कह रहा। तीसरा, बालक न्यायालय के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, तो किस न्यायालय के? बालक न्यायालय। बालक न्यायालय के आदेश से कोई व्यक्ति अगर दुखी है तो उसकी अपील, बस इतना याद रखिए कि जो बाल न्यायालय है या बालक न्यायालय है उसकी अपील कहाँ होगी? उसकी अपील हाई कोर्ट में होगी, बस इतना याद रखना। उसकी अपील हाई कोर्ट में, कोई सेकंड अपील का कोई इसमें प्रोविजन है नहीं। बस ये 2 बातें कह रहा था। 100 अब कौन सा था? 2। इसमें है पुनरीक्षण। पुनरीक्षण इसमें लिखा, उच्च न्यायालय स्वप्रेरणा से या इस अधिनियम द्वारा इस निमित्त प्राप्त किसी आवेदन पर किसी भी समय किसी ऐसे कार्रवाई का जिसमें किसी समिति या बोर्ड या बालक न्यायालय या न्यायालय ने कोई आदेश पारित किया हो, अभिलेख आदेश की वैधता औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकेगा और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे। परंतु उच्च न्यायालय इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई आदेश उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना पारित नहीं करेगा। ये कोई खास नहीं है, बस आपको याद रखना है कि जो पुनरीक्षण कौन करता है इस अधिनियम के तहत? केवल उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। पुनरीक्षण क्या होता है ये तो आप जानते ही। मामले को पुनरीक्षण क्या होता है? मामले को देखना दोबारा से, उसको चेक करना है कि भैया जो भी आदेश दिए गए हैं निचले न्यायालयों द्वारा वो ठीक है या नहीं, इस बात की जांच करना। एक तरीके से पुनरीक्षण क्या है? जांच करना। किस बारे में जांच करना? कि निचले न्यायालय ने जो भी आदेश पारित किए वो ठीक है या नहीं। तो ये हाईकोर्ट अपने पन्नमक से अगर लगता है उसको मामला तो मंगा सकता है और उसकी जांच कर सकता है। लेकिन परंतु ये कहता है कि जब भी हाईकोर्ट पुनरीक्षण करेगा तो जो भी पार्टी है, जो भी पक्षकार है, उनको सुनेगा। ऐसा नहीं कि अपनी मन मर्जी से नीचे से बुला लिया और जांच कर ली और एक तरफा मामला कर दी, नहीं। जब भी वो अपना पुनरीक्षण का आदेश पारित करेगा तो जो भी पक्षकार है, संबंधित पक्षकार है, उनको वो सुनेगा, उसके बाद ही वो आदेश पारित करेगा। तो आपको बस इतना याद रखना कि पुनरीक्षण का आदेश कितनी धारा में? 102 में। और कौन के द्वारा किया जाता है? हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। बाकी पुनरीक्षण जो हर एक्ट में होता है वही है, कोई अलग से नहीं है पुनरीक्षण। कि जो बाल न्यायालय हो गया या मान लीजिए ये अधिनियम है तो कोई अलग से प्रक्रिया, वही प्रक्रिया है
तो उस हिसाब से न्यायालय क्या करेगा, उसको परीक्षण कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है, उसकी जांच आदि कर सकता है, देख सकता है कि कोई त्रुटि वगैरह तो नहीं रहेगी, कोई गलती तो नहीं है, तो न्यायालय क्या कर सकता है, पुनरीक्षण आदि कर सकता है। देखिए अब 103 देखिए सेक्शन 103 कहता है जांच, अपील और पुनरीक्षण कार्रवाइयों में प्रक्रिया। ये प्रक्रिया दे रखी है कि क्या प्रक्रिया, बस इसको थोड़ा सा पढ़ना है, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 103 देखिए पहला कहता है इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय समिति या बोर्ड इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी के अधीन जांच करते समय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जो विहित की जाए और उसके अधीन रहते हुए दंड प्रक्रिया संहिता में समान मामलों के विचारण के लिए अभिकथित प्रक्रिया यथाशक्ति लागू होगी, अनुसरण करेगी। तो ये कह रहा है कौन सी प्रक्रिया का पालन करेंगे, जो बताई जाए या तो वो प्रक्रिया होगी, और कौन सी प्रक्रिया, सीआरपीसी की जो समान मामलों की प्रक्रिया होती है उसके अनुसार मामलों में कार्रवाई की जाएगी, और कुछ याद नहीं रहता है इसमें। दूसरा क्लॉज देखिए क्या कहता है, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय इस अधिनियम के अधीन अपीलों या पुनरीक्षण कार्रवाई में सुनवाई करने के अनुसरण में की जाने वाली प्रक्रिया यावत तक दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार होगी। तो ये कह रहा है कौन से मामलों में, अपील और पुनरीक्षण में, अपील और पुनरीक्षण में कौन सी प्रक्रिया होगी, जो सीआरपीसी में है, सीआरपीसी में है वही प्रक्रिया का यहाँ भी पालन किया जाएगा। तो ये कोई खास नहीं है, ठीक है। प्रक्रिया है 103 में कौन से मामलों की, समन मामलों की, और अपील और परीक्षण में कौन सी प्रक्रिया जो सीआरपीसी में दी गई सेम वही प्रक्रिया है, कोई अलग से प्रक्रिया नहीं है। ये कहता है समिति या बोर्ड की अपने आदेशों को संशोधित करने की शक्ति, संशोधन, ये भी हेडिंग से काम चलेगा, संशोधन करने की शक्ति। ये तो आप जानते हैं संशोधन जो आदेश पारित करता है अगर उसे लगता है कि भाई संशोधन करना चाहिए, संशोधन हो सकता है। इसमें पहला क्लॉज देखिए क्या कहता है, इस अधिनियम में अपील और पुनरीक्षण संबंधी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समिति या बोर्ड इस निमित्त प्राप्त किसी आवेदन पर अपने द्वारा पारित किन्हीं आदेशों को संशोधित कर सकेगी और उस संस्था के बारे में हो जिसमें किसी बालक को भेजा जाना है या उस व्यक्ति के बारे में हो जिसकी देखरेख या पर्यवेक्षण में किसी बालक को ऐसे अधिनियम के अधीन रखा जाना है, परंतु ऐसे किन्हीं आदेशों में संशोधन करने के लिए सुनवाई के दौरान बोर्ड में कम से कम 2 सदस्य जिनमें एक प्रधान मजिस्ट्रेट होगा, समिति में कम से कम 3 सदस्य और संबंधित सभी व्यक्ति या उनके प्राधिकृत समिति उपस्थित होंगे जिनके विचारों को उक्त आदेश का संशोधन करने के पूर्व यथास्थिति समिति या बोर्ड द्वारा सुना जाएगा। तो ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि भैया संशोधन तो कर सकते हैं जो लोग अपने जो भी इन्होंने आदेश पारित किए गए हैं, ये आदेश क्या पारित करते हैं, ये बोर्ड में भेजना, किसी संस्था वगैरह में बालक को भेजने संबंधी जो भी आदेश है ये पारित करते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि बोर्ड में कम से कम 2 सदस्य अगर ये संशोधन करते हैं तो कितने लोग आवश्यक है, 2 सदस्य और एक प्रधान, जो एक है इनका क्या लिखा है, प्रधान मजिस्ट्रेट, प्रधान मजिस्ट्रेट, यानी कुल मिला के कितने, 3 लोग लगभग, मतलब 3 लोग होंगे। हाँ तब प्रधान मजिस्ट्रेट होगा। समिति में कम से कम 3 सदस्य और संबंधित सभी व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित होंगे, जो भी संबंधित सभी वगैरह हुए तो कम से कम तो ये होंगे ही, और उसके अलावा मतलब जो 3 लोग तो मिलकर हो ही जाएंगे, उसके अलावा जो भी संबंधित समिति के कारक के जो भी लोग हैं वो समस्त लोग उपस्थित होंगे, अपनी राय पेश करेंगे, तब जाके जो अपने मामलों में जो इन्होंने पारित किए थे आदेशों में उनमें संशोधन करेंगे, उसमें ये राय वगैरह अपनी देंगे क्यों संशोधन करना चाहते हैं। तो 2 सदस्य और एक प्रधान मजिस्ट्रेट तो हो गई, तब जाके संशोधन किया जाएगा, ये तो आवश्यक ही है, ये तो होना जरूरी है। इसके अलावा जो इनके सदस्य वगैरह वो सारे उपस्थित होकर अपनी राय व्यक्त करेंगे, उसके द्वारा क्या किया जा सकता है, फिर इनके अपने खुद के आदेशों में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, कोई ये भी खास नहीं है। 105 देखिए 105 क्या कहता है, 105 कहता है किशोर न्याय निधि, कौन सी निधि है, न्याय किशोर, ये याद रखना है सेक्शन, न्याय निधि फंड है ये क्या कहता है, ये कहता है राज्य सरकार ऐसे नाम से जो वह उचित समझे बालकों के लिए, बालकों जिनके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कार्रवाई की जाती, कल्याण और पुनर्वास के लिए एक निधि का सृजन करेगी। निधि में ऐसे स्वैच्छिक संधाय अभिधानों या अभिधानों का प्रत्यय किया जाएगा जो किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा किया जाए। उपधारा 1 के अधीन सृजित निधि का प्रशासन इस अधिनियम को कार्यान्वित करने वाले राज्य सरकार के विभाग द्वारा ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जो विहित की जाए।
कुछ नहीं याद रखना, इसमें याद रखना कि जो निधि बनाई जाएगी राज्य द्वारा बनाई जाएगी। उद्देश्य क्या होगा, इस अधिनियम से संबंधित जो भी काम होते हैं उनमें जो भी खर्चा वगैरह होता है उसको पूरा करना है ना। और इसका जो मेंटेनेंस वगैरह जो मतलब इस पर निगरानी वगैरह इसका, या कह लीजिए इसका जो पेमेंट जो आएगा वो कौन खर्च करेगा, कैसे करेगा, तो जो भी विभाग इसके लिए राज्य सरकार ने बनाया गया है या विहित किया जाए उस विभाग के द्वारा इसका निरीक्षण मतलब वो खर्चा वगैरह इसका मेंटेनेंस कह लीजिए उसका भार कह लीजिए उसका भार उस क्या कहते हैं विभाग द्वारा लिया जाएगा। मतलब कौन सा विभाग इसका प्रयोग करेगा, तो जो भी विभाग सरकार ने घोषित कर रखा हो या विहित कर रखा हो उस विभाग के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाएगा। किस लिए किया जाएगा इस्तेमाल, इस अधिनियम से संबंधित जो भी काम होते हैं, कामकाज होते हैं बालकों के हितों से संबंधित, उन सभी के कामों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो कुछ नहीं याद करना, बस एक सेक्शन याद रखना। और ये क्वेश्चन आता है कि कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। दूसरा 106 राज्य सरकार राज्य बालक संरक्षक सोसाइटी और जिला बालक संरक्षक यूनिट। ये है राज्य बालक संरक्षक सोसाइटी, राज्य बालक संरक्षक सोसाइटी है, और साथ ही साथ में जिला बालक संरक्षक यूनिट, जिला बालक संरक्षक यूनिट। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है प्रत्येक राज्य सरकार राज्य के लिए बाल संरक्षक सोसाइटी और प्रत्येक जिले के लिए बाल संरक्षक यूनिट का गठन करेगी, जो ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों से मिलकर बनेगी जो इस सरकार द्वारा इस अधिनियम के जिसके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन संस्थाओं की स्थापना, अनुरक्षण भी है, बालकों और उनके पुनर्वास तथा संबंधित विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी अभिकरणों के साथ समन्वय के संबंध में सक्षम प्राधिकारियों की अधिसूचना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करने के लिए जो विहित की जाए, नियुक्त की जाए। इसमें भी कुछ नहीं पढ़ना आपको, इसमें सीधा सीधा लिखा है कि राज्य सरकार इनकी नियुक्ति करेगी। एक राज्य संरक्षक यूनिट इसकी नियुक्ति की जाएगी, प्रत्येक राज्य सरकार राज्य के लिए इनकी नियुक्ति की जाएगी, राज्य के लिए, और इनकी नियुक्ति की जाएगी जिले के लिए। राज्य सरकार नियुक्ति करेगी, बस इतना याद रखना है, राज्य सरकार इनकी नियुक्ति करेगी मतलब गठन करेगी, इनका गठन करेगी। प्रत्येक राज्य के लिए राज्य बालक संरक्षक यूनिट को और प्रत्येक जिले के लिए जो जिला बालक संरक्षक यूनिट है उसका गठन किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। धारा कितने में किया जाएगा, 106 में किया जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना आपको। 107 देखिए, सेक्शन 107। 107 में क्या है, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, ये आप पहले परिभाषा में पढ़ ही चुके हैं। तो इसमें बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, ठीक, बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति इसमें है, और विशेष किशोर पुलिस यूनिट जो होती है उनकी भी है, दोनों की है, विशेष किशोर पुलिस यूनिट, इनकी जो है इसमें नियुक्ति के बारे में। देखिए ये क्या कहता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें लिखा है प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सहायक उप निरीक्षक से अनुन्न पंक्ति के कम से कम एक अधिकारी को, जिसके पास योग्यता, समुचित प्रशिक्षण, स्थिति ज्ञान और पुलिस स्वैच्छिक और गैर सरकारी संगठनों के समन्वय में अनन्य रूप से बालकों के साथ या पीड़ितों या अपराधियों के साथ व्यवहार करने के लिए बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में अभियुक्त किया जाएगा। तो ये कह रहा है प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कोई अलग से कोई थाना वगैरह नहीं बनाया जाएगा, उन्हीं में से किसी एक पुलिस वाले को बना दिया जाएगा। तो किस रैंक का होगा पुलिस अधिकारी, सहायक उप निरीक्षक से अन्य, किसना, सहायक उप निरीक्षक, ये याद रखना, सहायक उप निरीक्षक, उप निरीक्षक ही है, उप निरीक्षक। तो इस रैंक का कोई भी पुलिस अधिकारी हो सकता है, उसे बनाया जा सकता है, उसे जिम्मेदारी, लेकिन कैसा होगा, जो अनुभव रखता हो बालकों के संबंध में, उसे विशेष योग्यता हो, विशेष जानकारी रखता हो, ट्रेनिंग व्रेनिंग लिए हुए हो, ऐसा कोई हो, ऐसा कोई पुलिस वाला हो। किस रैंक का हो, सहायक उप निरीक्षक की रैंक का हो, इससे नीचे का नहीं हुआ तो उसको बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है, विशेष पुलिस के रूप में से बनाया जा सकता है, गठित किया जा सकता है। दूसरा क्या कह रहा है इसमें, बालकों से संबंधित पुलिस के सभी कृत्य या समन्वय करने के लिए राज्य सरकार प्रत्येक जिले और शहर में विशेष किशोर पुलिस यूनिटों का गठन करेगी, जिनका नेतृत्व उप पुलिस अधीक्षक या उसके ऊपर रैंक का या पुलिस अधिकारी करेगा, और जिसमें उपधारा 1 के अधीन अभी सभी पुलिस अधिकारी होंगे और बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने अनुभव रखने वाले 2 सामाजिक कार्यकर्ता, जिसमें एक महिला भी होगी। तो एक तरीके से यूनिट बनाई जाएगी, ये छोटे छोटे लोग जो हैं
हर प्रत्येक जिले में बालक से संबंधित सभी कृत्यों के लिए राज्य सरकार प्रत्येक जिले में और विशेष किशोर पुलिस यूनिट का क्या करेगी, गठन करेगी। उसका नेतृत्व कौन करेगा, उप पुलिस अधीक्षक या उससे वरिष्ठ हो सकता है, उप पुलिस अधीक्षक। उप पुलिस अधीक्षक रैंक का जो अधिकारी होगा वो क्या करेगा, इनका हेड होगा, ऑफिसर होगा कुल मिला के। और इसके अलावा कौन कौन पुलिस वाले शामिल किए जाएंगे, जो विशेष योग्यता रखते हैं। इसके अलावा कह रहा है कि 2 सामाजिक कार्यकर्ता भी होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता ये भी लोग होंगे। और इसमें से क्या होगा, एक शायद महिला होगी, इसमें से क्या होगा, एक महिला होगी, एक महिला। तो इस तरीके की एक यूनिट बना ली जाएगी, कोई कोई अलग से थाने वाले नहीं होता, जब भी मामला आते हैं वो सूचना भेज दी जाती है, जो लोग आ जाते हैं, है ना, जो थाने में होते हैं इस तरीके से। तो इनकी क्या है, इनकी गठन कर दिया जाएगा। तीसरा इसमें कहता है विशेष किशोर पुलिस यूनिट को सभी पुलिस अधिकारियों को विशेषकर बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में शामिल करने पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन अधिक प्रभावी रूप से कर सकें। तो ये क्या कह रहा है भैया, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जब इनको बनाया जा रहा है तो ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि ये अच्छे तरीके से काम कर सके। आगे कह रहा है विशेष किशोर पुलिस यूनिट के अंतर्गत बालकों से संबंधित रेल पुलिस भी है। तो इसमें कौन, रेल पुलिस भी इसमें शामिल है, जो रेलवे की पुलिस है वो भी इसमें शामिल है। तो कोई खास नहीं, बस आपको सेक्शन याद रखना है और ये 2 चीजें रैंक वगैरह है ये थोड़ा याद रख लेना बस। और 2 सदस्य होते हैं, एक पुरुष होगा या एक कम पुरुष हो या दोनों महिलाओं से मतलब नहीं, एक महिला जरूर होगी। 2 सदस्य हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनमें से एक तो महिला होगी, दोनों महिलाएं भी हो सकती हैं लेकिन एक तो कम से कम होगी ही, ठीक है ना, भले ही पुरुष ना हो लेकिन महिला जरूर होगी, ठीक। 108 कहता है अधिनियम के उपबंधों का लोक जागरूकता, इसमें हेडिंग याद रखना बस, इसको नहीं पढ़ने की जरूरत। लोक जागरूकता तो आप जानते हैं, प्रचार प्रसार करना किसी भी माध्यम से हो सकता है, सरकारें करेंगी, दोनों की जिम्मेदारी, केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं कि केवल राज्य की भी, तो केवल राज्य सरकार की। तो यहाँ हेडिंग से काम चलेगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रचार प्रसार करेंगे। ये तो आप जानते हैं प्रचार कैसे किए जाते हैं, समाचार पत्रों में निकलवाया जाएगा, टेलीविजन पे दिया जाएगा, मोबाइलों पे भी दिया जाएगा, जैसे भी साधन है, जितने भी साधन है, सब साधनों के जो भी केंद्र और राज्य सरकार की जैसी हैसियत है, जैसा उनको लगता है, जैसा उनका बजट है ना, जेब में जैसा पैसा होगा वैसे ही खर्चा करेंगे ना, तो उस हिसाब से जी क्या करेंगे, उस हिसाब से जी प्रचार प्रसार करेंगे। बस इतना हेडिंग इसमें याद रखना है। 109 देखिए सेक्शन मॉनिटरिंग से संबंधित है, अधिनियम की जो है मॉनिटरिंग, मॉनिटर करना उसको, अधिनियम को क्या करना, मॉनिटर करना। मॉनिटर मतलब उसकी देखना कि भाई कैसे तरीके से काम कर रहा है। तो इसमें कौन कौन मॉनिटर कर सकता है, इसमें बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के अधीन बालक अधिकारों के संरक्षण के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग, धारा 17 के अधीन बालक अधिकारों के संरक्षण के लिए गठित राज्य आयोग, जैसा भी स्थिति हो, इसके पश्चात यथास्थित राष्ट्रीय आयोग अथवा राज्य आयोग के रूप में उक्त अधिनियम के अधीन उसको समुद्देशित कार्यों के अलावा इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वयन में उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। बस ये याद रखना है, कौन कौन करेगा मॉनिटरिंग, ये देखना था अपने। तो बस आपको याद रखना है राज्य आयोग, केवल राज्य आयोग कहा गया, उसके बाद तो राज्य आयोग और केंद्र आयोग दोनों के द्वारा, केंद्र आयोग इनके द्वारा क्या किया जाएगा, इस अधिनियम की मॉनिटरिंग की जाएगी। कौन से राज्य आयोग, जो उसमें लिखा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के अधीन जो आयोग है उनको तो बाल आयोग कहा गया, फिर उसको केंद्र आयोग कहा गया। तो बाल आयोग या केंद्र आयोग, बस इतना याद रखें। तो बाल आयोग और केंद्र आयोग द्वारा क्या किया जाएगा, इनकी समय समय पर इनकी मॉनिटरिंग आदि की जाएगी, और बाकी कुछ इसमें भी नहीं पढ़ना। 110 देखिए सेक्शन 110 जो है नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति इसमें किसको है, राज्य सरकार को, किसको है, राज्य सरकार को। ये भी आपको इतना ही पढ़ना है कि नियम बनाने की शक्ति किसको है, राज्य सरकार को। ये भी नहीं पढ़ना है आपको, केवल सेक्शन याद रखना है कि नियम बनाने की शक्ति है राज्य सरकार को दी गई है। इसमें राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार जो है इस अधिनियम से संबंधित नियम, अब केंद्र को क्यों नहीं दी, स्वाभाविक सी बात है, इसमें जो पुलिस वगैरह है, जो आयोग वगैरह है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति तो सब राज्य ही कर रहा है ना, तो नियम भी राज्य ही बनाएगा, फिर केंद्र बीच में काय को घुसेगा, केंद्र का कोई काम ही नहीं है, केंद्र को जरूरत ही नहीं है, सारी जिम्मेदारी तो राज्य पे ही है इस अधिनियम में। तो जब सारी जिम्मेदारी राज्य पे है तो नियम भी सीधी सी बात है कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा। अब देखिए 111 सेक्शन 111 क्या कहता है, 111 काय से संबंधित, निरसन और व्यावृत्ति से है। तो ये कह रहा है कौन सा अधिनियम समाप्त किया, जो इससे पहले अधिनियम था 2000 वाला,
किशोर न्याय अधिनियम 2000 था, वो इस अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। तो ये थोड़ा आपको याद रखना कि कौन सा अधिनियम समाप्त किया गया है। किशोर अधिनियम जो 2000 का था, वो इस अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। 112 कहता है भाई कठिनाइयों, ये तो आप जानते हैं, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति दी गई है। तो कठिनाइयों को दूर कौन करेगा, कठिनाई को दूर कौन करता है, केंद्र करेगा। अधिनियम तो केंद्रीय ही है ना, हालांकि नियम बनाने की शक्ति राज्य को दे दी गई, लेकिन अधिनियम कैसा है, केंद्रीय अधिनियम है। तो किसको है कठिनाई दूर करने की शक्ति, राज्य केंद्र सरकार को। कितने वर्ष के भीतर दूर करते हैं, 2 वर्ष के भीतर। ये तो आप जानते हैं, ये तो कॉमन क्वेश्चन हो गया आप तो ये कॉमन क्वेश्चन है, ये आपको ये अधिनियम जो है आपका यहाँ पे समाप्त होता है। बाकी और कुछ चीज इसमें देखने की जरूरत नहीं। इसको पढ़ के रखना आप, इसका टेस्ट भी लेंगे अपन दोबारा से, इसका एक बार हो चुका है लेकिन एक बार फिर